जैसे ही सिद्धार्थ के शब्द निकले, फैटी यू सहित सभी लोग अचंभित रह गए। बंदर और अन्य लोगों ने अपना मुंह पूरी सीमा तक खोल दिया। लानत है, भाई लॉन्ग तो भाई लॉन्ग है। वह एक ही वाक्य से बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार सकता है। जिया बाईची का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया और उसकी आंखें दो तीखी ब्लेडों की तरह हो गईं। यदि नजरों से जान जा सकती तो सिद्धार्थ को चाकू मार दिया जाता। मास्टर युनकी के चेहरे पर एक अजीब भाव था और उन्होंने अपना सिर थोड़ा हिलाया, लेकिन वह अपने दिल में बहुत सहज महसूस कर रहे थे। सिद्धार्थ ने उसे अपना गुस्सा निकालने में मदद की। क्या यह वही पौराणिक कहावत है, बुराई को बुराई से दंड मिलेगा? तुम बुरे आदमी हो। चू याओ का सुंदर चेहरा लाल हो गया। यह सिद्धार्थ बहुत बुरा था। जिया बाईची को गुस्से से कांपते हुए देखकर उसे नहीं पता था कि क्या उसके पास अभी भी कुछ समय में गोली को परिष्कृत करने की ताकत होगी। बेटे, तुम बहुत असभ्य हो। मैंने तुम्हें मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कहा था, वेई कैंग ने गुस्से से चिल्लाया। वह उस लड़के को थप्पड़ मारकर मार डालना चाहता था। यह सचमुच क्रोधित करने वाला था। कोई बात नहीं, अगर तुम जीत गए तो तुम्हें वह मिल जाएगा, सिद्धार्थ ने वेई कैंग के हाथ में बोतल की ओर इशारा करते हुए अनिश्चितता से कहा। मैं जो कहता हूँ वही मेरा मतलब होता है और मैं अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटूंगा, वेई कैंग ने ठंडी आवाज में कहा। जिया बाईची ने आखिरकार इस बार अपनी सांस संभाली, सिद्धार्थ की ओर इशारा करते हुए और अपने दांत पीसते हुए उसने कहा, तुम मुझे जीतना चाहते हो? सपने देखो। लेकिन अगर तुम हार गए तो मैं चाहती हूँ कि तुम घुटनों के बल बैठो और 3 बार प्रणाम करो, मेरी जांघों के नीचे रेंगो और फिर मेरे 10 पैर की उंगलियों को चाटकर साफ करो। जिया बाईची की आवाज सुनकर सभी चौंक गए। उसके दांत पीसते स्वर को सुनकर शायद ऐसा लग रहा था कि उसके और सिद्धार्थ के बीच थोड़ी बहुत नाराजगी नहीं थी। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वेई कैंग का आगमन निश्चित रूप से एक संयोग नहीं था और स्पष्ट रूप से सिद्धार्थ और मास्टर युन क्यूई के उद्देश्य से था। जिया बाईची की हालत बहुत ही क्रूर थी। कोई भी ऐसी असफलता बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह सिद्धार्थ को मौत के घाट उतारने वाला था। शीफेंग, फैटी यू और अन्य लोग अपना रंग बदलने से खुद को रोक नहीं सके। वेई कैंग ने व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किया कि जिया बाईची उनकी शिष्या थी, इसलिए उसकी कीमिया कौशल अद्भुत होना चाहिए। हालांकि किसी ने कभी भी सिद्धार्थ के कीमिया कौशल को नहीं देखा है, इसलिए यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि क्या वह वास्तव में गोलियां बना सकता है। भले ही सिद्धार्थ गोलियां बना सकता था, लेकिन सिद्धार्थ मास्टर युन क्यू को कितने समय से जानता था? 2 महीने में आप क्या सीख सकते हैं? यहां तक कि फर भी काफी खराब है। चू याओ के सुंदर चेहरे पर पीलापन छा गया और उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। हालांकि वह लंबे समय से सिद्धार्थ के साथ डेटिंग नहीं कर रही थी, लेकिन वह सिद्धार्थ की हड्डियों में गर्व महसूस कर सकती थी। भले ही वह मर जाए, वह ऐसा अपमान कभी स्वीकार नहीं करेगी। सिद्धार्थ, तुम मेरे शिष्य नहीं हो, इस जाल में फंसने की कोई जरूरत नहीं है, युनक्वी ने याद दिलाया और साथ ही बताया कि सिद्धार्थ को उसकी सच्ची शिक्षाएं प्राप्त नहीं हुई थीं। मुझे जाल के बारे में पता है, लेकिन यह चारा सचमुच आकर्षक है। सिद्धार्थ थोड़ा अनिच्छुक था और उसके चेहरे पर उलझन भरी नजर थी। फैटी यू और अन्य लोगों को लगभग खून की उल्टी आ गई। भाई लॉन्ग नहीं, मास्टर लॉन्ग, आप जानते थे कि यह एक जाल था, फिर भी आप नीचे क्यों कूद गए? सबके चेहरों पर अजीब भाव थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि सिद्धार्थ सचमुच मूर्ख था या सिर्फ मूर्ख बनने का नाटक कर रहा था। सिद्धार्थ एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन अंत में अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं सहमत हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। सिद्धार्थ को सहमत देखकर जिया बाईची ने व्यंग्य किया और वेई कैंग की बूढ़ी आंखों में व्यंग्य की झलक दिखाई दी। बताओ, क्या शर्तें हैं? अगर मैं जीत गया तो मैं नहीं चाहता कि वह मुझे दे। उसका तुम्हारे साथ बहुत अच्छा रिश्ता है और मुझे एथलीट फुट होने का डर है, सिद्धार्थ ने सही कहा। सिद्धार्थ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिया बाईची इतना क्रोधित था कि उसके लंबे बाल खड़े हो गए। उसका मूलतः सुंदर चेहरा अत्यंत विकृत हो गया, जिससे लोगों को अत्यंत भयावह अनुभूति होने लगी। सिद्धार्थ, वेई कैन ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, उसके माथे पर नसें उभर आईं। वह हमेशा बहुत शांत रहता था, लेकिन अब वह क्रोध से कांप रहा था। बूढ़े आदमी, आप सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस से पीड़ित तो नहीं हैं? सिद्धार्थ ने कुछ चिंता के साथ कहा। आखिरकार वेई कैन एक बूढ़ा राक्षस था जो कई वर्षों से जीवित था और उसकी सहन शक्ति सिद्धार्थ की उम्मीदों से परे थी। वह ठंडी सांस लेकर अपने दिल में गुस्से को दबाता रहा। इस बार गोली प्रतियोगिता खून तोड़ने वाली गोली के लिए है। आपको अपनी जड़ी बूटियां खुद लानी होंगी, ज्यादा से ज्यादा 3 हिस्से।
प्रतियोगिता 1/4 घंटे में शुरू होगी। वेई कैंग ने नियम पढ़ने के बाद अपनी सीट पर वापस आ गया। वह सिद्धार्थ से थोड़ा डर रहा था। इस कमीने की लोगों को परेशान करने की क्षमता बिल्कुल स्वर्ग विरोधी थी। उसे डर था कि वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा और उसे मार डालेगा। इस बार वह सिद्धार्थ को अपमानित करने और युनक्यू को भड़काने के लिए जिया बाइची का उपयोग करना चाहता था। इसके अलावा भले ही वह कार्रवाई करना चाहता हो, युनक्यू निश्चित रूप से निष्क्रिय नहीं रहेगा। जिया बाइची के लिए औषधीय सामग्री वेई कैंग द्वारा स्वाभाविक रूप से तैयार की गई थी, जबकि सिद्धार्थ केवल मास्टर युनक्यूई पर भरोसा कर सकता था। मालिक, क्या आप मुझे कुछ औषधीय जड़ी बूटियां उधार दे सकते हैं? सिद्धार्थ ने अपने हाथ फैलाए और कहा। सिद्धार्थ, तुम्हें 2 बार सोचना चाहिए, मास्टर युनक्यू ने गंभीरता से कहा। मास्टर, इस बार मैं यह सब पूरी तरह से अपने लिए कर रहा हूँ। चिंता मत करो, मुझे पूरा भरोसा है, सिद्धार्थ ने कहा। अच्छा तब? हालांकि वह थोड़ा चिंतित था, लेकिन यह देखकर कि सिद्धार्थ इतना दृढ़ था, उसने सिर हिलाया और अपने साथ आए एक कीमियागर को जड़ी बूटियां लेने के लिए संघ में वापस जाने को कहा। रक्तविघटनकारी गोली एक द्वितीय स्तरीय अमृत है, जिसका उपयोग रक्त जमावट क्षेत्र में मजबूत लोगों द्वारा छोटे क्षेत्रों को तोड़ने के लिए किया जाता है। यह अत्यंत मूल्यवान है। रक्तविघटनकारी गोली को परिष्कृत करने के लिए प्रयुक्त औषधीय सामग्रियां विशेष रूप से दुर्लभ नहीं हैं। रक्तविघटनकारी गोली में सबसे कीमती मुख्य घटक को रक्त आत्मा फल कहा जाता है। अमृत की गुणवत्ता मूलतः रक्त आत्मा फल की शुद्धि पर निर्भर करती है। रक्त आत्मा फल में बहुत अधिक अशुद्धियां होती हैं और शुद्धिकरण बहुत कठिन होता है। यदि आग थोड़ी अधिक हो तो वह तुरंत जलकर राख हो जाएगी। हालांकि यदि तापमान पर्याप्त उच्च नहीं है तो अंदर की अशुद्धियां बिल्कुल भी नहीं निकाली जा सकती, जो गोली के प्रभाव को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। यह कहा जा सकता है कि रक्त विच्छेदन गोली उन कुछ दूसरी स्तर की गोलियों में से एक है जिन्हें परिष्कृत करना बहुत कठिन है। मौके पर ही अमृत को परिष्कृत करने से कठिनाई बढ़ गई। यद्यपि औषधीय पदार्थों की 3 खुराक से 3 मौके मिलते थे, फिर भी यह रक्तविघटनकारी गोली के लिए बहुत खतरनाक था, क्योंकि इसकी असफलता की दर बहुत अधिक थी। दोनों पक्षों ने बहुत तेजी से कार्रवाई की। अखाड़े पर अस्थायी रूप से 2 कीमिया मंच बनाए गए थे। उन पर कीमियागिरी की गई थी और नीचे खड़े लोग इसे स्पष्ट रूप से देख सकते थे। प्रतियोगिता शुरू हो गई है। समय सीमा 1 घंटा है। 1 घंटे के बाद जो भी उच्च गुणवत्ता वाली रक्तविघटनकारी गोली को परिष्कृत करेगा, वह जीत जाएगा। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, सिद्धार्थ और जिया बाइची अपने अपने मंच पर चले गए और एक एक करके अपनी औषधीय सामग्री रखी। सिद्धार्थ ने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ लीं और जिया बाइची की ओर देखा। उसने देखा कि जिया बाइची के कीमिया मंच पर एक गोल फल था जो बहुत ही विशिष्ट था। एक रक्तथक्का बनाने वाला फल जो 100 साल से भी अधिक पुराना है। सिद्धार्थ थोड़ा हैरान हुआ। ऐसा लग रहा था कि जिया बाइची पूरी तैयारी के साथ आई थी। सिद्धार्थ के हाथ में जो रक्तथक्का बनाने वाला फल था, वह केवल 30 वर्ष से अधिक पुराना था और सबसे अच्छा फल भी केवल 50 वर्ष से अधिक पुराना था। मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि अपनी जड़ी बूटियां खुद लाओ। तुम सिर्फ अपने संघ को ही दोष दे सकते हो कि वह बहुत गरीब है। जिया बाइची ने जब देखा कि सिद्धार्थ उसकी ओर देख रहा है तो वह मुस्कुराया। मास्टर युनकी का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया और उन्होंने ठंडी सांस ली। इतने सालों के बाद भी आप अभी भी कुछ घटिया चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मास्टर युनकी के शब्द किसी के लिए नहीं थे, जैसे कि वह खुद से बात कर रहे थे, लेकिन वेई कैंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, विजेता सब कुछ ले जाता है। मैं जो चाहता हूं वह अंतिम परिणाम है। यह आपकी अपनी लापरवाही है। आप किसे दोष दे सकते हैं? मास्टर, क्या उन्होंने सामग्री के साथ छेड़छाड़ की? यद्यपि चू याओ रक्त का थक्का जमाने वाले फल की उम्र नहीं बता सकी, लेकिन वह उनकी बातचीत से कुछ सुराग देख सकती थी। मास्टर युनक्यू ने सिर हिलाया और कहा, उनके हाथों में खून के थक्के जमाने वाले फल 300 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। उनसे निकाला गया सार ज्यादा शुद्ध होगा और अमृत की गुणवत्ता में भी कुछ हद तक सुधार होगा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि सिद्धार्थ नुकसान में है? चू याओ हैरान रह गया। दौड़ अभी शुरू भी नहीं हुई है और वे पहले ही प्रारंभिक रेखा पर हार चुके हैं। चू याओ चिंतित होने से खुद को रोक नहीं सका। मास्टर युनक्यू ने आह भरते हुए कहा, यह मेरी गलती है। मैंने वेई कैंग के चेहरे को कम आंका था। एक क्षण के लिए पूरा दृश्य अफरा-तफरी में डूब गया। मास्टर युनक्यू ने अपने शब्दों को छिपाने की कोशिश नहीं की और आसपास के सभी लोगों ने उन्हें सुना। लेकिन मास्टर वेई कैंग ने जो कहा वह सच है। आपको जड़ी बूटियां स्वयं तैयार करनी चाहिए।
यह आपकी गलती थी कि आपने उनका प्रबंधन ठीक से नहीं किया, इसलिए आप इस नुकसान को चुपचाप सहन कर सकते हैं। भाई लांग के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वह ऐसा कर सकते हैं? बंदर ने चिंतित होकर पूछा। क्या मजाक है? भाई लॉन कौन है? जरा इंतजार करो और देखो, फैटी यू आत्मविश्वास से भरा हुआ था। सिद्धार्थ ने जिया बाईची को देखा जो काम में व्यस्त थी। सिद्धार्थ बस अपने हाथ पीछे करके खड़ा था, न तो दवा बांट रहा था और न ही चूल्हा गर्म कर रहा था। हम्मा, तुमने हार मान ली। बस मेरा तुम्हारे पैर पर लात मारने का इंतजार करो। यह देखकर कि सिद्धार्थ हिला नहीं, जिया बाईची ने सोचा कि सिद्धार्थ को चोट लगी है। उसने अपना जेड हाथ आगे बढ़ाया और एक हल्की पीली लौ उठी। इतना खराब भी नहीं। हालांकि मैं जिया बाईची के चरित्र की प्रशंसा नहीं कर सकता, लेकिन इस अमृत अग्नि की दृढ़ता वास्तव में बहुत अधिक है। दंतु जाति में वह शीर्ष पर हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी आश्वस्त है और इतना बड़ा चारा फेंकने का साहस कर रही है। हालांकि सिद्धार्थ वास्तव में चारे से आकर्षित हुआ था। हालांकि फ्लेम लेपर्ड बीस्ट फायर को बीस्ट फायर सूची में स्थान नहीं दिया गया था, लेकिन यह उसकी अपनी डैन फायर से 10 गुना अधिक शक्तिशाली थी। यदि सिद्धार्थ ने ज्वाला तेंदुआ जानवर अग्नि को परिष्कृत किया तो उसे यकीन होगा कि वह एक शीर्षग्रेड पिघली हुई सितारा गोली को परिष्कृत कर सकता है, जिसकी चू याओ को सबसे अधिक आवश्यकता थी। क्योंकि चू याओ के शरीर में विदेशी सच्ची ऊर्जा बहुत लंबे समय से मौजूद है, एक बीज की तरह जो एक बड़े पेड़ में विकसित हो गया है। केवल शीर्षग्रेड मिल्टिंग स्टार पिल ही इसे परिष्कृत कर सकती है। यही कारण है कि सिद्धार्थ इसमें कूद पड़ा, हालांकि वह जानता था कि यह एक जाल है। जैसा कि उन्होंने कहा, कोई रास्ता नहीं है, चारा बहुत लुभावना है। स्टोव गर्म करने के बाद जिया बाईची की हरकतें बहुत सहज थीं और हर कदम सावधानी पूर्वक किया गया था, जिससे कोई कमी नहीं रह गई थी। वेई कांगलाओ के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। उसने अपनी दाढ़ी को हल्के से सहलाया, उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी थीं। बाईची एक होनहार बच्ची है। जब तक वह आज रक्त जमावट की गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर सकती है और गुणवत्ता बहुत खराब नहीं है, उसे तुरंत कीमियागर के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है। रक्त जमावट की गोली कीमियागरों को कीमियागर के रूप में पदोन्नत करने के लिए मूल्यांकन गोलियों में से एक है। आज इतने सारे लोगों के सामने सफल शोधन का अर्थ यह भी है कि जिया बाईची आगे बढ़ सकती है। यह सब गुरु की साधना का परिणाम है। गुरु अभी अभी आए हैं और लंबी यात्रा से थके हुए होंगे, लेकिन चांगफेंग ने उनके रहने के लिए पहले ही जगह ढूंढ ली है। यह कहने के बाद उसने अपनी आवाज कम कर दी और ऐसी आवाज में कहा जिसे केवल वे दोनों ही सुन सकते थे। चांगफेंग ने मास्टर के लिए शीर्ष पायदान वाली जुड़वा बहनों की एक जोड़ी भी ढूंढी और वे अभी भी कुंवारी हैं। वेई कैंग, जिसका चेहरा गंभीर था, की आंखें अचानक चमक उठीं, लेकिन उसने जल्दी से उन्हें दबा दिया और गंभीरता से कहा, यह सिर्फ एक आकस्मिक विश्राम है, इतने बड़े दृश्य की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि आपको यह पसंद नहीं है गुरुजी, लेकिन जब आप जैसे बड़े व्यक्ति यहाँ आते हैं तो आपको उन लोगों को जो आपकी प्रशंसा करते हैं प्रशंसा करने का मौका देना चाहिए, है न? जिया चांगफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मैंने मन ही मन धिक्कारते हुए कहा, हे बूढ़े विकृत व्यक्ति, दुनिया में हर कोई जानता है कि तुम कामुक हो, फिर भी तुम अभी भी महान होने का दिखावा करने पर जोर देते हो। हाँ, नौकरों को ही ये सब व्यवस्थित करने दो। मुझे ऐसी चीजों की ज्यादा परवाह नहीं है, वेई कैंग ने उदासीनता से कहा। ध्यान नहीं दे रहे? बेशक तुम्हें परवाह नहीं है, तुम तो बस ऊपरी हाथ पाना चाहते हो, जिया चांगफेंग ने अपने दिल में कहा, और अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने पाया कि जिया बाईची ने रक्त का थक्का जमाने वाले फल को परिष्कृत करना शुरू कर दिया था। रक्त जमावट गोली की सफलता या असफलता काफी हद तक रक्त जमावट फल पर निर्भर करती है। यदि इसे पर्याप्त रूप से परिष्कृत और शुद्ध किया जाए तो सफलता दर में काफी सुधार होगा। जिया बाईची ने सावधानीपूर्वक रक्त का थक्का जमाने वाले फल को कढ़ाई में रखा और धीरे धीरे कीमिया की आग का तापमान बढ़ाया। सच कहें तो इतने साल पुराने रक्त थक्का बनाने वाले फल को शुद्ध करने का यह उसका पहला अवसर था और उसने जरा भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। आह आह एह एह एह। अप्रत्याशित यह था कि इस महत्वपूर्ण क्षण में पूरे स्थान पर एक पिन गिरने की आवाज सुनाई दी और सिद्धार्थ अचानक चीख पड़ा। धमाका! जिया बाईची का हाथ कांप उठा, लपटें बढ़ गईं और खून का थक्का जमाने वाला फल लपटों के अचानक परिवर्तन का सामना नहीं कर सका और तुरंत जलकर राख हो गया। पूरा शहर खामोश था और सब लोग लांग चेन को अचंभित होकर देख रहे थे। धमाका! जिया बाईची का हाथ कांपने से नहीं बच सका और आग की लपटें अचानक बढ़ गईं।
रक्त का थक्का जमाने वाला फल आग की लपटों में आए तीव्र परिवर्तन को झेल नहीं सका और तुरंत जलकर राख हो गया। एक क्षण के लिए दर्शकों में उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान छा गई। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे और कोई भी एक शब्द भी नहीं बोल सका। सिद्धार्थ की तीखी सीटी की आवाज हर किसी के कान के पर्दों को चीर रही थी, मानो कोई भूत उनकी जान मांग रहा हो, जिससे लोग कांप उठे। यह आवाज जिया बाईची के मुंह से आई। इस समय जिया बाईची का चेहरा क्रूर और विकृत था। वह सिद्धार्थ को गौर से देख रहा था। अभी वह रक्त थक्का बनाने वाले फल के महत्वपूर्ण बिंदु को खोजने ही वाली थी, ताकि वह जान सके कि इसे शुद्ध करने के लिए कौन सा तापमान सबसे उपयुक्त है। लेकिन सिद्धार्थ के डर से आग की लपटें बढ़ने लगीं और जब तक वह उसे वापस लेना चाहती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक अत्यंत कीमती 300 साल पुराना रक्त थक्का बनाने वाला फल गायब हो गया था और उसके हृदय से खून बह रहा था। आहम, माफ करना। मुझे अमृत को परिष्कृत करने से पहले अपने गले को गीला करने की आदत है। आपको डराने से बचने के लिए मैं पहले 2 बार दहाड़ूंगा। मैं आपको बस यह बताना चाहता हूं कि मैं भी अमृत को परिष्कृत करना शुरू करने जा रहा हूं। मुझे सच में खेद है, सिद्धार्थ ने माफी मांगते हुए कहा। यह जानबूझकर किया गया था, पूर्णतः जानबूझकर किया गया था। यहां तक कि एक अंधा व्यक्ति भी इसे देख सकता है। जिया बाईची की आंखें आग उगलने वाली थीं, लेकिन वह सिद्धार्थ का कुछ नहीं कर सकी। नियम चाहे जो भी रहे हो, ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि दूसरा पक्ष कोई आवाज नहीं कर सकता। अब उसे नुकसान उठाना पड़ा। शांत हो जाएं, वेई कैन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, जिससे जिया बाईची ने धीरे धीरे अपना गुस्सा दबा लिया। यदि वह शांत नहीं हुई तो उसके असफल होने की संभावना अधिक होगी। मैं बहुत शांत हूं, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिद्धार्थ ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। मिस इडियट, आप अभ्यास जारी क्यों नहीं रखती? मैं अगली बार शोर कम रखने की कोशिश करूंगी। क्या आपको इससे कोई आपत्ति नहीं है? जिया बाईची ने सिद्धार्थ को नजरअंदाज कर दिया। उदास चेहरे के साथ उसने अंगूठी से कपड़े के 2 टुकड़े निकाले और उन्हें अपने कानों में कसकर ठूंस लिया। इस तरह उसे सिद्धार्थ से डरने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सिद्धार्थ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिया बाईची ने एक और रक्त थक्का बनाने वाला फल निकाला और एक अतिरिक्त फल भी रखा, जिससे सिद्धार्थ थोड़ा उदास हो गया। लेकिन अब जब वे सतर्क हो गए हैं तो जाहिर है कि अगर मैं फिर से वही पुरानी तरकीब अपनाऊंगा तो यह काम नहीं करेगा और मैं अपनी बुरी किस्मत के लिए केवल खुद को ही दोषी ठहरा सकता हूं। फुफुफ। सिद्धार्थ ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और एक पीली लौ उठी। वेई कैन की पुतलियां सिकुड़ने का कारण यह था कि सिद्धार्थ की लौ जिया बाईची की तुलना में ज्यादा कमजोर नहीं थी। सिद्धार्थ की कीमिया आग को देखकर मास्टर युन क्यू थोड़ा हैरान हुआ। लांग चेन की कीमिया की आग पिछली बार की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी जब उसने कीमिया को परिष्कृत किया था। हाँ, मैंने तुमसे कहा था, भाई लॉन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखो, भाई लॉन के हाथ भी जल रहे हैं, फैटी यू ने गर्व से कहा। शीफेंग और अन्य लोगों को राहत महसूस हुई जब उन्होंने सिद्धार्थ को पहली बार कीमिया की आग को संघनित करते देखा। इससे यह साबित हो गया कि सिद्धार्थ वास्तव में एक कीमिया शिष्य था। हालांकि सिद्धार्थ की डैन फायर ने कई लोगों को चौंका दिया। हालांकि उन्होंने अनुमान लगाया कि सिद्धार्थ एक कीमिया शिष्य हो सकता है, फिर भी वे तब चौंक गए जब उन्होंने असली डैन फायर को देखा। मात्र 2 महीनों में एक दान शिष्य हवा से पैदा हो गया। सभी लोग मंच पर दृढ़ता से बैठे मास्टर युनकी को देख रहे थे, उनके दिल विस्मय से भर गए। मास्टर युनकी अपने दिल में कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, क्योंकि वह अकेला व्यक्ति था जो जानता था कि सिद्धार्थ के कीमिया कौशल उसके द्वारा बिल्कुल भी नहीं सिखाए गए थे। ऐसा लग रहा था कि इस सिद्धार्थ के पास कई रहस्य थे। चू याओ ने देखा कि सिद्धार्थ गोली की आग को संघनित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। जब गोली की आग स्थिर हो गई तो उसने भट्टी को भी गर्म करना शुरू कर दिया। उसकी हरकतें शांत थीं और उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी, जिससे चू याओ का मूल रूप से घबराया हुआ मूड बहुत अधिक शांत हो गया। यह देखकर कि जिया बाईची ने रक्त थक्का बनाने वाले फल को स्थिर रूप से शुद्ध करना शुरू कर दिया था, सिद्धार्थ ने उसे फिर से होलो कहना चाहा, लेकिन यह सोचकर कि सफलता की उम्मीद कम थी और यह उपहास का कारण भी बनेगा, उसने हार मान ली और रक्त थक्का बनाने वाले फल को शुद्ध करना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ का रक्त थक्का बनाने वाला फल केवल एक लोंगन के आकार का था, जो कि 300 साल पुराने रक्त थक्का बनाने वाले फल से बहुत अलग था, जो कि एक बच्चे की मुट्ठी के आकार का था। न केवल आकार में बड़ा अंतर है, बल्कि अंदर के सार में भी अंतर है। यह कहा जा सकता है कि शुरुआती रेखा पर सिद्धार्थ एक से अधिक कदम से हार गया। यह पूर्णतः अनुचित प्रतिस्पर्धा है।
सिद्धार्थ केवल गोली की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए रक्त का थक्का जमाने वाले फल से अशुद्धियों को हटाने की पूरी कोशिश कर सकता था। उन्हें पहले ही शुरुआत में नुकसान उठाना पड़ा था और वे इसकी भरपाई अन्य तरीकों से ही कर सकते थे। फुसफुसाहट। अचानक आग की लपटें फूट पड़ी। सिद्धार्थ की कीमिया आग ने पूरी कीमिया भट्ठी को ढक लिया। भयानक लपटों ने आसपास मौजूद सभी लोगों को जलन का एहसास कराया। ऐसी शक्तिशाली आत्मिक शक्ति। इस बार वेई कैंग भी भावुक हो गया। सिद्धार्थ ने गोली की आग को सहारा देने के लिए आत्मा शक्ति का तेल के रूप में उपयोग किया और रक्त के थक्के बनाने वाले फल में मौजूद सार को नष्ट होने से बचाने के लिए आत्मा शक्ति के एक हिस्से को अलग भी किया। यह प्रथा सचमुच बहुत पागलपन भरी थी। हालांकि स्थानांतरित होने के बाद वेई कैंग के मुंह में एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। आत्मा की शक्ति बहुत प्रबल है, लेकिन 50 वर्ष पुराने रक्तथक्का बनाने वाले फल की तुलना 100 वर्ष पुराने रक्तथक्का बनाने वाले फल से कैसे की जा सकती है? इसके अलावा यह 300 साल पुराना खून का थक्का जमाने वाला फल था। प्रारंभिक अवस्था में आत्मिक शक्ति का अत्यधिक उपभोग होता है। जब गोली बन जाएगी तो गोली को बंद करने के लिए पर्याप्त आत्मिक शक्ति नहीं होगी, जिसका अर्थ होगा मृत्यु। वेई कैंग की नजर में यह व्यवहार स्पष्ट रूप से एक शौकिया का व्यवहार है। उपस्थित लोगों में से केवल मास्टर युनकी ही सिद्धार्थ की विधि से आश्चर्यचकित नहीं थे। वह अपने दिल में यह सोचकर आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका कि केवल सिद्धार्थ ही ऐसा असाधारण काम करने के योग्य था। हाँ। सिद्धार्थ ने कीमिया भट्टी से लाल पाउडर का ढेर निकाला और पाया कि पाउडर चमकीला लाल था और उस पर ज्यादा धब्बे नहीं थे। वह राहत की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वे धब्बे अशुद्धियां हैं, लेकिन उसकी वर्तमान मारक क्षमता से उन्हें पूरी तरह से शुद्ध करना असंभव है। यह तो पहले ही सीमा है। जिया बाईची की ओर देखते हुए मैंने पाया कि उसके कान बंद थे, इसलिए वह बाहरी दुनिया में हो रही घटनाओं के प्रति बहरी थी। वह अत्यंत कुशल थी और उसके पास लाल पाउडर का ढेर था। यह रक्त का थक्का जमाने वाले फल का पाउडर है। सिद्धार्थ की पुतलियां सिकुड़ने का कारण यह था कि 300 साल पुराना रक्तथक्का बनाने वाला फल अलग था। यह पाउडर सिद्धार्थ के पाउडर से अधिक चमकीला था तथा इसमें अशुद्धियां भी कम थीं। सिद्धार्थ अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। उसे अपने आप से घृणा होने लगी कि उसके पास इतने उन्नत रसायन विद्या कौशल हैं, फिर भी वह उनका प्रयोग करने का साहस नहीं कर पा रहा है। अगर उस कमीने वेई कैंग को कुछ गड़बड़ दिखी तो वह निश्चित रूप से उससे निपटेगा। बस आगे बढ़िए और एक देखिए। यदि यह काम न करे तो बस इसे आजमा कर देखें। आप वैसे भी हार नहीं सकते। उन्होंने जड़ी बूटियों को एक एक करके पाउडर में परिवर्तित किया। समय का हिसाब लगाने पर पता चला कि आधा घंटा बीत चुका था। जब उसने फिर से जिया बाईची की ओर देखा तो उसने पहले ही भट्ठी को बंद कर दिया था और गोली को परिष्कृत करना शुरू कर दिया था। भट्ठी को सील करने के बाद इसे मूल रूप से अंतिम रूप दिया जाता है। अमृत इकट्ठा करने के अंतिम चरण को छोड़कर कोई भी चीज गलत नहीं हो सकती। सिद्धार्थ, समय लगभग पूरा हो गया है। मैं तुम्हारे मुखमैथुन का इंतजार कर रही हूँ। जिया बाईची ने पहले ही अपने ईयरप्लग निकाल लिए थे और सिद्धार्थ पर व्यंग्य किया था। अब चूंकि उसने भट्ठी को सील कर दिया था, उसे केवल अमृत अग्नि का इनपुट बनाए रखने की आवश्यकता थी। पिछले तीर हमले का बदला लेने के लिए उसने सिद्धार्थ के दिल को विभाजित करना शुरू कर दिया। कृपया चुप रहो, तुम्हारा एथलीट फुट वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा, सिद्धार्थ ने हल्के से कहा। तुम? जिया बाईची गुस्से में थी और उसके हाथ में आग फिर से थोड़ी सी उछल गई। वह इतनी डर गई थी कि उसने जल्दी से अपने विचारों को समेट लिया और आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई तथा अपने कान फिर से बंद कर लिए। उसने पाया कि जब झगड़ा होता है तो भले ही उसके जैसे 10,000 लोग हों, वे सिद्धार्थ का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उसने अब अपनी सारी ऊर्जा अमृत में डाल दी और वह उस पल का इंतजार कर रही थी जब सिद्धार्थ को अपमानित किया जाएगा। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ ने भी भट्ठी को सील करना शुरू कर दिया और उन दोनों ने गोली के निर्माण को गति देने के लिए गोली की आग को सक्रिय कर दिया। टकराना। 1/4 घंटे बाद जिया बाईची की तरफ की कीमिया भट्ठी हिल गई और मूल रूप से शांत दृश्य अचानक उबल पड़ा। भले ही आपने कभी कीमिया नहीं देखी हो, लेकिन आपने सुना होगा कि जब अमृत तैयार हो जाता है तो कीमिया भट्ठी अजीब तरह से चलती है, जो स्पष्ट रूप से अमृत के सफल होने का संकेत है। जैसे जैसे कीमिया भट्टी से आवाजें निकलती रहीं, आवाजें और अधिक तेज होती गईं तथा कंपन भी अधिकाधिक तीव्र होता गया। जिया बाईची ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कीमिया भट्टी पर अपने हाथ पटके और उसकी आत्मा की शक्ति उसमें उंडेल दी गई। एक जोरदार धमाके के बाद कीमिया भट्टी शांत हो गई।
जिया बाईची अपनी उत्तेजना को दबा नहीं सका। कीमिया में अपने समृद्ध अनुभव के साथ वह 90% आश्वस्त थी कि वह सफल हो गई है, लेकिन वह अभी भी थोड़ी घबराई हुई थी। उसने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया और भट्ठी का ढक्कन खोला। अमृत की एक तीव्र सुगंध उसके चेहरे पर फैल गई और तुरंत ही पूरे स्थल में फैल गई। कितनी तेज खुशबू है! हर कोई अपनी खुशी जाहिर करने से खुद को रोक नहीं सका। वेई कैंग के चेहरे पर संतुष्टि का भाव दिखाई दिया। बिना देखे, केवल सुगंध के आधार पर वह जान गया कि जिया बाईची सफल हो गई है। हाँ 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 हाँ। जिया बाईची अपने हाथ में एक गोल गोली पकड़े हुए था। उसका चेहरा कट्टरता से भरा हुआ था। वह जोर से हंसा, लेकिन क्योंकि वह बहुत उत्साहित था, उसकी हंसी थोड़ी कर्कश और अप्रिय थी। तुम्हारी गर्दन पर किसने पैर रखा? सिद्धार्थ ने जिया बाईची की ओर देखा और चिंता से पूछा। हालांकि वह जानता था कि सिद्धार्थ के शब्द व्यंग्य से भरे थे, जिया बाईची को इसकी परवाह नहीं थी। उसने सिद्धार्थ को ठंडे भाव से देखा और कहा, बेटा, मैं उस पल का इंतजार कर रहा हूं जब तुम मेरे सामने झुकोगे। हाँ हाँ। सिद्धार्थ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और बोलना बंद कर दिया, लेकिन वह अपने दिल में सदमे में था। यह पागल महिला इतनी भाग्यशाली थी कि उसने वास्तव में एक मध्यम श्रेणी की रक्त जमावट की गोली को परिष्कृत किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह पागलों की तरह हंसने लगी। सिद्धार्थ ने डैन पर एक बहुत ही धुंधला डैन पैटर्न देखा। यद्यपि यह बहुत धुंधला था, फिर भी यह वास्तव में एक डैन पैटर्न था। जिया बाईची जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के साथ इस तरह के मध्यम श्रेणी के अमृत को परिष्कृत करने की संभावना निश्चित रूप से 1% से अधिक नहीं होगी। क्या भगवान मूर्खों का ख्याल रखता है? सिद्धार्थ अपने दिल में कोसने से खुद को रोक नहीं सका। यदि वह इसी तरह चलता रहा तो सचमुच उसकी हार हो सकती है। नहीं, उसे कोई रास्ता सोचना था। धमाका! इस समय सिद्धार्थ की कीमिया भट्ठी भी हिल गई। यह दर्शाता है कि सिद्धार्थ की गोली आकार लेने वाली थी और यह सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। नहीं, मुझे कार्रवाई करनी होगी। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली और सबके आश्चर्य के सामने उसने कीमिया भट्ठी के ढक्कन को थपथपाया और ढक्कन धीरे से थोड़ा खुल गया। क्या? युन क्यों आश्चर्यचकित था? यह गोली के आकार लेने का महत्वपूर्ण क्षण था। भट्ठी का ढक्कन नहीं खोलना चाहिए, अन्यथा उसके औषधीय गुण नष्ट हो जाएंगे। यहां तक कि वेई कैंग भी आश्चर्यचकित था। सिद्धार्थ की कार्रवाई स्पष्ट रूप से कीमिया के सामान्य ज्ञान के अनुरूप नहीं थी, लेकिन सिद्धार्थ का चेहरा गंभीर था और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह खुद पर बिल्कुल भी हार मान रहा था। जैसे ही भट्ठी का ढक्कन खोला गया, सिद्धार्थ की आत्मिक शक्ति उन्मत्तता से प्रवाहित होने लगी, जिसने भट्ठी में औषधीय गुणों को कसकर बंद कर दिया। बूम बूम बूम! कीमिया भट्ठी में दंगा जारी रहा और सिद्धार्थ के चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखाई दीं। इस समय कीमिया भट्ठी में अमृत एक संघर्षरत बैल की तरह था। सिद्धार्थ ने इसे कसकर बंद करने के लिए अपनी आत्मा शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन आत्मा शक्ति का उपभोग बेहद भयानक था। उफ! मेरी आत्मिक शक्ति खत्म हो रही है। सिद्धार्थ को अचानक थकान महसूस हुई और एक जोरदार चीख के साथ उसकी आत्मिक शक्ति बाहर निकल आई। बूम! कीमिया भट्ठी ने जोरदार धमाका किया और पूरा क्षेत्र हिल गया। सिद्धार्थ ने भट्ठी का ढक्कन कसकर बंद कर दिया और उसे कसकर ढक दिया। जब तक कीमिया भट्ठी पूरी तरह से शांत नहीं हो गई, तब तक सिद्धार्थ ने राहत की सांस नहीं ली। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था क्योंकि उसने अभी अभी बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर दी थी। धीरे धीरे भट्ठी का ढक्कन खोलने पर अमृत की सुगंध बाहर आई। भट्ठी में पड़े अमृत को देखकर सिद्धार्थ का चेहरा बदल गया। सिद्धार्थ की अभिव्यक्ति में अचानक बदलाव देखकर चू याओ का दिल अचानक कड़ा हो गया और शी फेंग और फैटी यू भी चौंक गए। यदि वे हार गए तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे, यहां तक कि मृत्यु से भी अधिक दर्दनाक। हालांकि जब जिया चांगफेंग और अन्य लोगों ने सिद्धार्थ की अभिव्यक्ति देखी तो उन्होंने अपने दिल में उपहास किया। हाँ, सिद्धार्थ, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुम आकर प्रणाम क्यों नहीं करते? जिया बाईची ने सिद्धार्थ को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उसका चेहरा संतुष्टि से भरा हुआ था। सिद्धार्थ को यातना देने में सक्षम होने से वह कीमियागर के रूप में अपनी पदोन्नति से भी अधिक उत्साहित हो गई और उसका शरीर अनायास ही कांपने लगा। सिद्धार्थ ने गंभीर चेहरे के साथ कीमिया भट्ठी को देखा, धीरे से भट्ठी से एक गोली निकाली और अफसोस के साथ कहा, मैं कम प्रोफाइल रखना चाहता हूं, लेकिन भगवान मुझे ऐसा नहीं करने देंगे। सिद्धार्थ के हाथ में पूरी गोली देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे और वे सभी मन ही मन कोस रहे थे, यह सोचकर कि वह बहुत दिखावा कर रहा था। यह बड़ा बुरा आदमी। चू याओ की खूबसूरत आंखें आश्चर्य से भरी थीं। वह अभी सचमुच बहुत डर गई थी।
हे भगवान, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाला हूं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फैटी यू कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी सभी को एहसास हुआ कि सिद्धार्थ ने उन्हें धोखा दिया है, खासकर जिया बाईची को, जिसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा गया हो। सिद्धार्थ, तुमने मुझसे छल करने की हिम्मत कैसे की? जिया बाईची ने गुस्से से कहा। मैं यहाँ बिना कुछ किए बस बैठा हूँ, इसलिए मैं बस सबको खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको इसे इतनी गंभीरता से क्यों लेना है? सिद्धार्थ ने उदासीनता से कहा। सिद्धार्थ, हालांकि तुमने रक्त जमावट की गोली को भी परिष्कृत किया है, फिर भी तुम हार जाओगे। तुमने जो गोली परिष्कृत की है वह केवल निम्न गुणवत्ता की है, जबकि मेरे हाथ में जो है वह मध्यम गुणवत्ता की है। जिया बाईची ने अपना हाथ उठाया और गोली के पैटर्न का विशिष्ट पक्ष दिखाया ताकि आसपास के लोग उसे स्पष्ट रूप से देख सकें। मिस बाईची बहुत प्रतिभाशाली हैं। वह इतनी कम उम्र में दूसरे दर्जे की इंटरमीडिएट क्वालिटी का अमृत तैयार कर सकती हैं। यह वाकई सराहनीय है। प्रिंस चू यांग प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। यह सच है कि ऐसे युवा कीमियागर बहुत दुर्लभ हैं और हो सकता है कि दशकों में कोई दिखाई न दे। ऐसी प्रतिभाएं अक्सर कीमिया के मार्ग में आगे बढ़ सकती हैं। सिद्धार्थ ने जिया बाईची को चेहरे पर उपहासपूर्ण भाव से देखा और हल्के से कहा, ऐसा लगता है कि कौन जीतता है और कौन हारता है, इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है। सिद्धार्थ, क्या तुम बहस करने की कोशिश कर रहे हो? मेरे अमृत में अमृत पैटर्न हैं और तुम्हारे में नहीं। क्या तुम इतना स्पष्ट अंतर नहीं देख सकते? जिया बाईची ने उपहास किया। हाँ, तुम्हारा अमृत मध्यम श्रेणी का है, लेकिन मेरे पास जो है वह भी मध्यम श्रेणी का है। सिद्धार्थ ने अमृत को अपने हाथ में हिलाते हुए कहा। जब सिद्धार्थ ने यह कहा तो सभी आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन करीब से देखने पर पता चला कि सिद्धार्थ के हाथ में जो गोली थी वह स्पष्ट रूप से एक साधारण गोली थी। यद्यपि यह गोल था, परंतु इसमें गोली जैसा कोई पैटर्न नहीं था। मध्यम श्रेणी का अमृत? मैं इसे क्यों नहीं देख सकता? जिया बाईची ने उपहास किया। मुझे वास्तव में आपसे सहानुभूति है। आप इतनी कम उम्र में अंधे हो गए हैं। कौन कहता है कि मध्यम श्रेणी के अमृत में अमृत पैटर्न होना चाहिए? लांग चेन ने आह भरी। जब सिद्धार्थ ने यह कहा तो वेई कैंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी और वह सिद्धार्थ के हाथ में गोली को घूरने लगा। उसने महसूस किया था कि सिद्धार्थ के हाथ में गोली थोड़ी अजीब थी। सिद्धार्थ के ऐसा कहने के बाद उसे याद आया कि गोली बनने से पहले सिद्धार्थ ने क्या किया था, और वह संदेह महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। रसायन विद्या का यंत्र लाओ। मास्टर युनकी के निर्देशों का पालन करते हुए एक कीमिया शिष्य ने सम्मानपूर्वक एक विशाल यंत्र निकाला। यह यंत्र एक मेज की तरह है जिसके बीच में एक खांचा है। यह अमृत रखने का स्थान है और अमृत की श्रेणी को सबसे सटीक रूप से पहचान सकता है। 61% सार सामग्री के साथ मिस बाईची की गोली मध्यम श्रेणी की दवा की आवश्यकताओं को पूरा करती है। फार्मासिस्ट ने उपकरण पर लिखा नंबर पढ़ा। जिस गोली में 50% से अधिक सार हो वह निम्न श्रेणी की होती है तथा 60% से अधिक सार वाली गोली मध्यम श्रेणी की होती है। जिया बाईची की रक्त थक्का जमाने वाली गोली मध्यम श्रेणी की गोलियों की श्रेणी में आती है। सिद्धार्थ, मैं वास्तव में आपके हाथ में मध्य श्रेणी का अमृत देखना चाहता हूं। जिया बाईची ने अपना अमृत वापस ले लिया और सिद्धार्थ पर व्यंग्य किया। उसे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि सिद्धार्थ के हाथ में जो गोली थी वह मध्यम श्रेणी में पहुंच गई थी और उसमें गोली का कोई पैटर्न भी नहीं था। वह किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था? ऐसा करना एक अंतिम प्रयास के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो फिर तुम्हें सावधान रहना चाहिए। सिद्धार्थ ने मंद मुस्कुराकर अपने हाथ में पकड़ी गोली कीमिया प्रशिक्षु को थमा दी। क्योंकि जिन गोलियों को परिष्कृत किया गया था उन पर 3 घंटे के भीतर ही फिल्म की एक पतली परत जम गई थी, इसलिए इसे नकली नहीं बनाया जा सका। सार सामग्री 63% है। श्री सिद्धार्थ की गोली एक मध्यम श्रेणी की गोली की आवश्यकताओं को पूरा करती है। कीमियागर ने यंत्र पर लिखा नंबर पढ़ा। क्या? जिया बाईची इतनी सदमे में थी कि उसे यह भी पता नहीं चला कि उसके हाथ में रखी रक्त एकत्र करने वाली गोली जमीन पर गिर गई है। उसका दिमाग खाली था। वह वास्तव में हार गई। न केवल वह बल्कि हर कोई दंग रह गया, विशेषकर वेई कैंग। यंत्र पर अंकित संख्याओं को देखते ही उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। पूरी प्रक्रिया उनकी देखरेख में पूरी हुई और इसमें फर्जीवाड़ा करना बिल्कुल असंभव था। सिद्धार्थ ने वास्तव में बिना किसी पैटर्न वाली एक मध्यम श्रेणी की गोली को परिष्कृत किया। अक्सर अमृत की गुणवत्ता तब निर्धारित होती है जब उसे परिष्कृत किया जाता है,
इसलिए वेई कैंग ने जिया बाइची के लिए 300 साल पुराना रक्तथक्का बनाने वाला फल तैयार किया, जिसे अजय कहा जा सकता है। अन्यथा वह इतना उदार नहीं होता और वास्तव में ज्वाला तेंदुए जानवर को पुरस्कार के रूप में आग नहीं देता। लेकिन अब जबकि जिया बाइची वास्तव में हार गया है, तो यह अजीब होगा यदि वह दुखी न दिखे। नहीं सिद्धार्थ, तुम नीच कमीने, तुमने ही सामान बदला होगा। तुमने इस मूल्यांकनकर्ता को रिश्वत दी है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिया बाइची अचानक चिल्लाई और पागलों की तरह सिद्धार्थ की ओर दौड़ी। सिद्धार्थ के चेहरे पर घृणा का भाव दिखाई दिया। अगर वह आने की हिम्मत करती तो वह उसे धक्का देकर भगा देता। बाइची रुको, ऐसा मत करो। वेई कैंग ने जिया बाइची को पकड़ लिया और सख्ती से चिल्लाया। वह जानता था कि आज वह मुसीबत में है। इतनी सारी आंखें उसे घूर रही थीं। अगर वह अपनी बात से मुकर जाता तो उसकी प्रतिष्ठा गिर जाती, इसलिए उसने जिया बाइची को रोक दिया। जिया बाइची को वेई कैंग ने पकड़ लिया, लेकिन वह पागलों की तरह संघर्ष करता रहा और जोर से चिल्लाया, तुम बूढ़े बिगड़ैल, कल जब तुम बिस्तर पर मेरे साथ खेल रहे थे तो तुमने क्या कहा था? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम निश्चित रूप से फ्लेम लेपर्ड बीस्ट फायर मेरे लिए छोड़ दोगे? इसे अभी मुझे दे दो। जिया बाइची की तीखी आवाज पूरे आयोजन स्थल पर फैल गई। कोई भी व्यक्ति इसे सुन नहीं सका तथा कई लोगों ने इसे सुनकर अपना सिर हिलाया। यह वेई कैंग वास्तव में कूड़ा है, गुरु की स्थिति के योग्य नहीं है। अतीत में यह सिर्फ अफवाह थी कि वह कामुक था, लेकिन अब जिया बाइची ने जो कहा उसे सुनने के बाद हर कोई उसे तिरस्कार से देखता था। वेई कैंग का चेहरा गुस्से से बैंगनी हो गया और उसने जिया बाइची को बेहोश कर दिया। बाइची का दिमाग उत्तेजित हो गया है और वह बकवास करने लगी है, उसे ले जाओ। जिया बाइची को ले जाने के बाद पूरा दृश्य शांत हो गया। सिद्धार्थ ने तिरछी निगाहों से वेई कैंग को देखा और हाथ बढ़ाया, इसे मुझे दे दो। वेई कैंग का चेहरा बेहद बदसूरत था और उसका दिल खून से लथपथ था। यह ज्वाला तेंदुआ जानवर आग अत्यंत कीमती थी और वह वास्तव में इसे जिया बाइची के लिए छोड़ने जा रहा था। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि आज उसे जितना लाभ हुआ है उससे अधिक हानि होगी। युनक्यू को बदनाम करने के बजाय उसने अपना खजाना ही खो दिया। हालांकि इतने सारे लोगों के सामने वह वास्तव में अपने ऊपर पछतावे का आरोप नहीं लगा सका। अगला पाह। सिद्धार्थ ने बोतल लेने के लिए हाथ बढ़ाया और बोतल में आग का एक गोला नाचता हुआ देखा और वह खुशी से झूम उठा। हाँ धन्यवाद। पहली बार सिद्धार्थ को लगा कि यह बूढ़ा आदमी अभी भी कुछ हद तक प्यारा था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने यह कैसे किया? वेई कैंग इस बार हारना नहीं चाहता था। सिद्धार्थ एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन यह देखकर कि मास्टर युनक्यू ने भी उसे एक उत्साहजनक नजर से देखा, सिद्धार्थ मुस्कुराया और कहा, चूंकि आप इतने पुत्रवत हैं, इसलिए मैं आपको बताने के लिए बहुत दयालु हूं। यह कीमिया की एक गुप्त तकनीक है। मैंने इसे केगू के नोट्स में देखा था। इसमें एक विधि का उल्लेख था। जब गोली आकार लेने वाली हो तो एक छोटा सा छेद खोलें, आत्मा की शक्ति का उपयोग करके दवा के सार को बंद करें और कुछ अशुद्धियों को बाहर निकालें। इस प्रकार एक द्वितीयक शुद्धिकरण बनता है। क्या अब आप समझ गए? केगू के नोट्स। क्या आप केगू डैन किंग की बात कर रहे हैं? वेई कैंग को आश्चर्य हुआ। मुझे नहीं पता, वैसे भी मैंने इसे एक किताब में देखा था। आप इसे स्वयं ढूंढ सकते हैं। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया, लेकिन सिद्धार्थ ने जो कहा वह सच नहीं था। संदेह पैदा न हो इसके लिए उसने गिल्ड में बहुत सारे नोट्स पढ़े और नोट्स में इस पैराग्राफ का विवरण भी देखा, लेकिन सिद्धार्थ का तरीका बिल्कुल वैसा नहीं था। नोटों में एक छेद खोलने के लिए कहा गया था, लेकिन सिद्धार्थ ने 2 छेद खोले, एक छेद अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए और दूसरा छेद स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने के लिए। अन्यथा भट्ठी में आध्यात्मिक ऊर्जा अपर्याप्त होगी और गोली को संघनित ही नहीं किया जा सकेगा। यदि एक ही छेद खोला जाए तो बाहर केवल हवा ही होगी, अंदर कोई हवा नहीं आएगी। आत्मबल कितना भी प्रबल क्यों न हो, अंत में वह गोली नहीं बना पाएगा, बल्कि औषधि की राख की भट्ठी में बदल जाएगा। सिद्धार्थ मास्टर युनक्यू के पास आया और झुककर प्रणाम किया। मास्टर युनक्यू ने सिर हिलाया। सिद्धार्थ का आज का प्रदर्शन उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। साथ ही उन्होंने सिद्धार्थ के साहस की भी प्रशंसा की। उसने वास्तव में अपने जीवन को दांव पर लगाने का साहस किया। अब जबकि सिद्धार्थ के पास पशु अग्नि थी, जब तक वह उसे परिष्कृत करता, गोली की अग्नि निश्चित रूप से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होती। शक्तिशाली कीमिया आग और उसकी शक्तिशाली आत्मा शक्ति के समर्थन से सिद्धार्थ की कीमिया यात्रा सुचारू होगी। सिद्धार्थ चुयाओ के पास गया, उसके आकर्षक चेहरे को देखा और उसे अपनी बाहों में लेने से खुद को रोक नहीं सका।
आज के कबूलनामे से दोनों के दिलों में बनी दीवार टूट गई और उनके दिल करीब आ गए। मैं निश्चित रूप से वही करूंगा जो मैंने तुमसे वादा किया था, मेरा विश्वास करो, सिद्धार्थ ने फुसफुसाया। चुयाओ ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। सिद्धार्थ के दृढ़ चेहरे को देखकर उसे गर्मजोशी का एहसास हुआ और उसे लगा कि वह अब अकेली नहीं है। सिद्धार्थ ने रानी मां को हल्का सा झुककर प्रणाम किया, फिर मंच से नीचे उतरकर अपनी सीट पर वापस आ गया, जिससे रास्ते में सभी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। विशेषकर लड़कियों की आंखें चमक रही थीं। सिद्धार्थ का प्रदर्शन आज बहुत ही शानदार था। उन्होंने मास्टर वेई कैंग की नाक की ओर इशारा किया और उन्हें डांटा, जिससे उन्हें ताजगी और उत्साह का एहसास हुआ। बाद में कीमिया मंच पर वह शांत और संयमित दिखाई दिया और एक अत्यंत अनुचित और खतरनाक स्थिति में एक सही जवाबी हमला करने में सक्षम था। उन्होंने पहले कभी ऐसे व्यक्ति का सामना नहीं किया था और वे नवीनता से भरे हुए थे। जब सिद्धार्थ उनके पास से गुजरा तो कई बहादुर लड़कियों ने उसके साथ छेड़खानी की। जब सिद्धार्थ अपनी सीट पर वापस आया तो फैटी यू और अन्य लोग बेहद उत्साहित थे। भाई लांग, आप बहुत मजबूत हैं। हे, अब मुझे जानवर की आग मिल गई है। अब से रक्त जमावट के लिए आपकी पदोन्नति मेरे लिए छोड़ दी जाएगी। यह देखकर कि वे उसकी इतनी परवाह करते हैं, सिद्धार्थ भावुक हो गया। हालांकि वह मंच पर था, लेकिन वह दर्शकों की हर हरकत पर ध्यान दे रहा था, इसलिए फैटी यू और अन्य लोगों के भाव उसकी आंखों में कैद हो गए। फैटी यू और अन्य लोगों के पास उच्च साधना आधार नहीं था और जैसे जैसे सिद्धार्थ मजबूत होता गया, वे अब उसके लिए कोई मदद नहीं कर पाए। लेकिन जब सिद्धार्थ हताश और निराश था तो वे हर समय उसका पीछा करने में सक्षम थे। सिद्धार्थ अभी भी इस भावना को बहुत संजोकर रखता है। जब वे बात कर रहे थे तो अचानक जयकार की आवाज सुनाई दी, जिससे सिद्धार्थ और अन्य लोग जाग गए। शी फेंग हंसा। शो शुरू होने वाला है। सिद्धार्थ ने ऊपर देखा और देखा कि एक मजबूत आदमी अखाड़े के बीच में खड़ा था और अपनी मुट्ठियां चारों ओर से बंद किए हुए था। सिद्धार्थ उस आदमी को पहचान नहीं पाया, लेकिन वह बहुत युवा लग रहा था। जैसे ही वह मंच पर आए, पूरा दर्शक समूह जयकार करने लगा। ऐसा प्रतीत होता था कि उनके संपर्कों का एक विस्तृत नेटवर्क था। तभी सिद्धार्थ ने देखा कि पूरा चौक लोगों से भरा हुआ था। पता चला कि लालटेन महोत्सव का पहला भाग केवल राजकुमारों के लिए खुला था, जिससे युवा पुरुषों और महिलाओं को संवाद करने का अवसर मिला। जहां तक योद्धा के प्रथम स्थान के लिए प्रतियोगिता का प्रश्न है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं था और यह पूरी तरह से खुला था। इस समय सिद्धार्थ ने देखा कि रानी मां की तरफ दर्शक सीटों पर बहुत अधिक लोग थे। उसने उनके बीच मनहुआंग हो की छाया देखी। वे लोग अपेक्षाकृत बूढ़े थे, लेकिन उनके शरीर में ताकतवर खून और ऊर्जा थी। वे सभी रक्त जमावट क्षेत्र के स्वामी थे और उन पर एक हल्की जानलेवा आभा भी थी। यह स्पष्ट था कि वे सभी सचमुच मजबूत आदमी थे। जब सिद्धार्थ उन लोगों को देख रहा था तो उसने अचानक एक और जयकार की आवाज सुनी। उसने देखा कि एक आदमी लगभग 10 फीट की छलांग लगाकर बहुत ही सुंदर आकृति के साथ मंच पर उतरा। यह फेंग यांग है। शी फेंग ने उस आदमी को देखा और आश्चर्य से कहा, क्या तुम उसे जानते हो? लांग चेन ने पूछा। ठीक है, वह मेरी ही उम्र का है। वह 2 साल पहले सेना में शामिल हुआ था। उस समय वह केवल क्यू गैदरिंग के तीसरे स्तर पर था, लेकिन अब वह 8वें स्तर पर पहुंच गया है। महज 2 वर्षों में ही उन्होंने 5 छोटे छोटे दायरे पार कर लिए हैं। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। यह कुछ भी नहीं है। सेना में भर्ती होने के बाद आप अक्सर कुछ मिशनों को अंजाम देंगे। यह एक वास्तविक जीवन और मृत्यु का अनुभव है। यह गति सामान्य है। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और उस आदमी की ओर देखा। यह फेंग यांग बहुत अच्छा है। यद्यपि उसकी साधना उच्च नहीं है, फिर भी उसमें जानलेवा आभा का संकेत है, जो उन बच्चों से तुलनीय नहीं है जो शहद के बर्तनों में पले बढ़े हैं। जैसे ही सिद्धार्थ और शी फेंग बात कर रहे थे, फेंग यांग और उस आदमी के बीच लड़ाई शुरू हो गई। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा सिद्धार्थ ने कहा था। यद्यपि उसके सामने खड़ा आदमी मजबूत दिख रहा था और उसकी साधना फेंग यांग के समान ही थी, लेकिन उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति फेंग यांग से कहीं कम थी। 10 राउंड से भी कम समय में फेंग यांग की हथेली ने उन्हें मंच से नीचे गिरा दिया। मार्शल आर्ट में साधना का स्तर जितना ऊंचा होता है, युद्ध शक्ति उतनी ही मजबूत होती है। कभी कभी इस तरह की अदम्य भावना प्रतिद्वंद्वी को भयभीत कर देती है और आत्मविश्वास खो देती है, जिसके परिणामस्वरूप युद्ध शक्ति में उल्लेखनीय कमी आती है। इसलिए यदि आप मार्शल आर्ट में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको मार्शल आर्ट के लिए दिल की आवश्यकता है,
कांटों और झाड़ियों को काटना और अदम्य होना चाहिए। सिद्धार्थ ने शी फेंग के कंधे पर थपथपाया और कहा, मुझे पता है मैं ऐसा करूंगा। मैं मर सकता हूं, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं कर सकता। शी फेंग ने सिर हिलाया। सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुराया। शी फेंग की साधना का मार्ग उनकी सीमित प्रतिभा के कारण कठिन था, लेकिन अगर उनका दिल काफी दृढ़ था तो शायद एक चमत्कार हो सकता था। बैंग! फेंग यांग लगातार 3 मजबूत पुरुषों को हराने के बाद अंततः थक गया था। एक मुक्का लगने से वह पीछे हट गया और उसे हार स्वीकार करनी पड़ी। सिद्धार्थ, मैं जा रहा हूं। हाँ? इतनी जल्दी? क्या आप बाद में राउंड रॉबिन लड़ाई संभाल सकते हैं? सिद्धार्थ ने आश्चर्य से पूछा। मैं इस लड़ाई को एक तरह का अभ्यास मानता हूं। परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मुझे मार्शल आर्टिस्ट बनने के अपने दृढ़ संकल्प को मजबूत करने की जरूरत है। शी फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है भाई शी, हम आपको खुश करने के लिए यहाँ हैं, फैटी यू ने बहुत विनम्रता से कहा। वे सभी शी फेंग के कदम का इंतजार कर रहे थे। चलो भी। सिद्धार्थ ने शी फेंग के कंधे पर थपथपाया और कहा, शी फेंग, आओ और मुझसे सीखो। शी फेंग की जोरदार चीख से चौक में मानो गड़गड़ाहट हुई और पूरा दर्शक समूह ज्वार की तरह जयकारे लगाने लगा। यह स्पष्ट था कि शाही राजधानी में युवा पीढ़ी के बीच शी फेंग अभी भी बहुत प्रसिद्ध था। फैटी यू और अन्य लोगों की चीखें जय जयकार के शोर में डूब गईं। यहां तक कि वे स्वयं भी अपनी आवाज नहीं सुन पा रहे थे और शर्मिंदगी से केवल एक दूसरे को देख रहे थे। शी फेंग का रंग सांवला और स्वभाव सख्त है। जब वह वहां खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई विशाल पर्वत है जिसे हिलाया नहीं जा सकता। विपरीत दिशा में शी फेंग क्यू गैदरिंग के 9वें स्तर पर एक शक्तिशाली योद्धा था। हालांकि जब उसने शी फेंग को देखा तो उसका दिल धड़क उठा और वह वास्तव में चौंक गया। आगे बढ़ो, मैं केवल क्यूई संक्षेपण शक्ति के 9वें स्तर का उपयोग करूंगा। शी फेंग हल्का सा मुस्कुराया। जब उस आदमी ने यह सुना तो वह क्रोधित हुए बिना न रह सका। इतने सारे लोग उसे देख रहे थे कि वह मंच छोड़कर नहीं जा सका। तुमसे किसने कहा? आदमी ने ठंडी आवाज में कहा। जमीन पर पैर रखा और शी फेंग को मुक्का मारा, लेकिन शी फेंग ने मुक्का अनदेखा कर दिया। क्या शी फेंग बहुत घमंडी नहीं है? हो? जब सभी ने सोचा कि शी फेंग घमंडी है तो शी फेंग पर हमला करने वाले व्यक्ति ने दूसरा मुक्का मारा, जो सीधे शी फेंग के पेट के निचले हिस्से पर लगा। पहला कदम वास्तव में एक छल था। स्नैप! एक बड़े हाथ ने दबी हुई आवाज के साथ उस आदमी की मुट्ठी बंद कर दी। शी फेंग ने उस आदमी का बड़ा हाथ पकड़ लिया और उस पर बल लगाया। जाना! फुफ! लोग चिल्लाए और वह आदमी हवा में उड़ गया, कई फीट दूर जा गिरा और जमीन पर गिरते गिरते बचा। जब वह व्यक्ति जमीन पर उतरा तो उसने अपने मुंह में लगी मिट्टी को थूक दिया, कुछ अपशब्द कहे, फिर मुड़कर चला गया और बाकी प्रतियोगिता को देखे बिना ही चला गया। भाई शी शक्तिशाली है। फैटी यू और अन्य लोगों ने इस अवसर का लाभ उठाया और सबसे पहले यह नारा लगाया। उनके जयघोष के साथ ही जयकारे भी गूंजने लगे। इस जयकारे में अनगिनत लड़कियों की जयकार भी शामिल थी। सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुराया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग मंच पर जाना पसंद करते हैं। नर प्राणियों के लिए मादाओं को आकर्षित करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। इस समय सिद्धार्थ को अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने दर्शक बूथ के दूसरी तरफ देखा। ठीक उसी समय उसने चू याओ की खूबसूरत आंखों को उसे घूरते हुए देखा। सिद्धार्थ ने हल्का सा मुस्कुराया और आंख झपकाई। चू याओ का सुंदर चेहरा अचानक लाल हो गया और उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखें खुशी से भरी थीं। हालांकि न तो सिद्धार्थ और न ही चू याओ ने इस बात पर ध्यान दिया कि उनकी हल्की सी हरकतें एक आंख से देखी जा रही थीं। जिया चांगफेंग का चेहरा पीला पड़ गया और उसने अचानक अपने बगल में खड़े किसी से फुसफुसाकर पूछा, जांच कैसी चल रही है? क्या तुम्हें उसकी पृष्ठभूमि का पता चल गया है? गुरुजी, मैंने जांच की है। इस लड़के की साधना अजीब है और उसकी असली साधना कभी सामने नहीं आती। हालांकि उसकी असली युद्ध शक्ति रक्त के जमने की प्रारंभिक अवस्था से अधिक कुछ नहीं है, आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा। अगर सिद्धार्थ यहाँ होता तो वह तुरंत उस व्यक्ति के उच्चारण को पहचान लेता। वह वही था जिसने हत्यारा होने का नाटक किया और जब सिद्धार्थ बाहर गया तो उस पर हमला कर दिया। यह अच्छी बात है हुआंगशांग, मैं उसे आज रात ही मरवाना चाहता हूँ। कोशिश करो कि अपने पत्ते ज्यादा न खोलो, जिया चांगफेंग ने ठंडी आवाज में कहा। जिस हुआंगशांग का उन्होंने उल्लेख किया था वह उनका निजी अंगरक्षक था, वह जख्मी आदमी था। हुआंगशांग के होठों पर एक क्रूर मुस्कान उभरी और उसने कहा, मास्टर चिंता मत करो।
वह आज रात निश्चित रूप से जीवित नहीं बचेगा। टकराना। यह कहना होगा कि शी फेंग, जो रक्त जमावट क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, अजय था। उन्होंने लगातार 18 प्रतिद्वंद्वियों को हराया, जिससे पूरा दर्शक वर्ग उबल पड़ा। अंतिम 2 प्रतिद्वंद्वी भी शक्तिशाली रक्त जमावट क्षेत्र योद्धा थे, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति शी फेंग की तुलना में बहुत कमजोर थी। आखिरकार शी फेंग ने सिद्धार्थ की मदद से रक्त जमावट क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। उनका क्षेत्र दूसरों की तुलना में अधिक ठोस था, जिससे उन्हें बहुत अधिक लाभ मिला। जब अंतिम रक्त जमावट क्षेत्र विशेषज्ञ को हराया गया तो शी फेंग ने मंच पर 3 बार चिल्लाया, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार इस वर्ष के फेंगमिंग के नंबर 1 योद्धा का खिताब पहले ही शी फेंग की जेब में आ चुका है। दर्शकों की गर्मजोशी भरी जय जयकार के बीच शी फेंग रानी मां के पास गया और जमीन पर घुटने टेक दिए। रानी मां ने शी फेंग को एक जेड टोकन दिया और उसे प्रोत्साहन के कुछ शब्द दिए। जब शी फेंग मंच पर वापस आया तो पूरा स्थान और भी उत्साहित हो गया। अनगिनत लड़कियां मंच पर दौड़ी और शी फेंग के सिर और गर्दन पर अपनी मालाएं डाल दीं। ये मालाएं प्रत्येक लड़की ने स्वयं बनाई थीं। वे एक प्रकार से प्रेम के प्रतीक थे। जब उसे कोई पुरुष पसंद आता तो वह उसे उपहार स्वरूप दे देती। यदि पुरुष ने उन्हें स्वीकार कर लिया तो इसका अर्थ था कि उसने लड़की के हृदय को स्वीकार कर लिया है। प्रत्येक पुष्पमाला पर मालिक का पहला नाम कढ़ाई में लिखा गया था ताकि दूसरे पक्ष को उसे ढूंढने में सुविधा हो। फेंगमिंग साम्राज्य में जो व्यक्ति जितना अधिक शक्तिशाली होता था, उसकी उतनी ही अधिक पत्नियां और रखैलें होती थीं। इसलिए अधिकांश लड़कियां एक औसत दर्जे के आदमी से पत्नी के रूप में विवाह करने की अपेक्षा कई पत्नियों और रखैलों वाले आदमी से विवाह करना पसंद करती हैं। जब शी फेंग वापस आया तो उसका पूरा शरीर मालाओं से ढका हुआ था, केवल उसका सिर ही खुला था, अन्यथा वह चलने में सक्षम नहीं होता। हाँ, शी फेंग, बधाई। सिद्धार्थ उसकी अजीब नजर देखकर हंस पड़ा। वाह शी फेंग, इस बार तो तुम अमीर हो, बंदर ने ईर्ष्या से कहा। आप किस तरह का भाग्य बनाना चाहते हैं? शी फेंग मानव तस्कर नहीं है। लेकिन भाई शी, जब आप वापस जाएंगे तो आपको चीजों को सुलझाना होगा। आपको कुछ पत्नियां चुननी होंगी, फैटी यू ने मुस्कुराते हुए डांटा। उन लड़कियों ने अपनी मालाएं शी फेंग को सौंप दीं, जिससे यह संकेत मिलता था कि वे उससे शादी करने को तैयार हैं। जब तक शी फेंग सिर हिलाकर सगाई का उपहार चुका देगा, वे उससे शादी कर सकते हैं। यह बहुत सुविधाजनक था। शी फेंग का चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, शी फेंग आज जिस मुकाम पर है वह सिद्धार्थ की मदद से ही है। क्या यह ठीक रहेगा कि हम इन पुष्पमालाओं को आपस में बांट लें? पफ! सिद्धार्थ समेत सभी लोग हंस पड़े। इस बात को विभाजित किया जा सकता है। केवल शी फेंग ही इस बारे में सोच सकता था। सभी को हंसते हुए देखकर शी फेंग को एहसास हुआ कि वह मूर्ख था और हर कोई हंसने से खुद को रोक नहीं सका। मूलतः इस वर्ष का लालटेन महोत्सव इसी समय समाप्त हो गया था। जब सभी जाने की तैयारी कर रहे थे, जिया चांगफेंग ने अचानक हंसते हुए कहा, यह प्रतियोगिता वास्तव में अद्भुत थी और लोगों को और अधिक देखने की इच्छा हुई। मेरे पास एक सुझाव है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे इसे कहना चाहिए या नहीं। रानी मां ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। आज बहुत सी बातें हो चुकी थीं और वह अब और परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती थी। हालांकि जिया चांगफेंग एक अतिथि थे और रानी मां उन्हें मना नहीं कर सकीं और कहा, राजकुमार जिया, कृपया बेझिझक कहें। जिया चांगफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मजे को और अधिक रोचक बनाने के लिए हम एक युवा को फेंगमिंग के नायकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भेजेंगे ताकि देखा जा सके कि कौन अधिक शक्तिशाली है। इससे पहले कि रानी मां कुछ बोल पाती, वेई कैन ने बीच में टोकते हुए कहा, दक्सिया और फेंगमिन एक दूसरे के परिवार की तरह करीब हैं। मेरा मानना है कि रानी मां थोड़ी बहुत दोस्ताना बातचीत से इनकार नहीं करेंगी। रानी मां ने आह भरी। यह स्पष्टतः उसके लिए मौखिक धमकी थी। अगर वह सहमत नहीं हुई तो वह वेई कैन को नाराज कर देगी। तो फिर जैसा गुरु कहते हैं वैसा ही करते हैं। चलो दाजिया के लोगों के आचरण पर शर्त लगाते हैं। मुझे आश्चर्य है कि कौन मंच पर आएगा। हुआंग शांग, तुम जाओ, लेकिन दया दिखाना याद रखना और सद्भाव को चोट मत पहुंचाना, जिया चांगफेंग ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। हाँ। हुआंग शांग ने अपने पैर की उंगलियों से जमीन पर टैप किया और एक बड़े पक्षी की तरह उसने एक चाप बनाया और धीरे धीरे मंच पर उतरा। मैं दक्सिया का हुआंग शांग हूँ, कृपया मुझे फेंगमिंग के नायक की ओर से कुछ सलाह दीजिए। हुआंग शांग ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम पहले से ही इतने बूढ़े हो चुके हो, फिर भी तुम अभी भी जवान होने का नाटक कर रहे हो।
तुम बहुत बेशर्म हो। सिद्धार्थ ने बंदर को आंख मारी। बंदर तुरंत समझ गया और चिल्लाया। हुआंगशांग ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, हुआंगशांग इस साल 19 साल का हो गया है और मेरे पास इसे साबित करने के लिए एक पहचान दस्तावेज है। महान जिया साम्राज्य में हर कोई यह जानता है। हुआंगशांग की बात सुनने के बाद दर्शकों में मौजूद सभी लोगों को राहत महसूस हुई। कुछ लोगों का वृद्ध दिखना सामान्य बात है। युवा मास्टर सिद्धार्थ, मैं हुआंगशांग शाही राजधानी में आया हूं और आपके बारे में सब कुछ सुन चुका हूं। मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने के योग्य हूं। हुआंगशांग ने सिद्धार्थ को देखा और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हुआंगशांग के शब्दों ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया और दृश्य तुरंत उबलते बर्तन जैसा हो गया। सिद्धार्थ, 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 ये नारे एक के बाद एक बढ़ते जा रहे थे और लोगों का खून खौल रहा था। अनगिनत उत्सुक निगाहें सिद्धार्थ की ओर लगी हुई थीं। सिद्धार्थ ने हुआंगशांग की ओर देखा, फिर दूर खड़े जिया चांगफेंग की ओर देखा। वह यह कैसे नहीं समझ पाया कि क्या हो रहा था। उसने व्यंग्यपूर्वक अपना हाथ हिलाया। जैसे ही सिद्धार्थ ने अपना हाथ बढ़ाया, सभी ने बात करना बंद कर दिया और सिद्धार्थ की ओर देखने लगे। सिद्धार्थ ने केवल एक वाक्य कहा, मुझे समय से पहले बूढ़े हो चुके कुत्ते से लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक क्षण के लिए तो सभी लोग स्तब्ध रह गए। लांग चेन ने वास्तव में इनकार कर दिया। क्या यह फेंगमिन साम्राज्य का सबसे अच्छा युवक है? वह तो बस एक दाना है जो वाकई निराशाजनक है। हुआंगशांग ने अपना सिर हिलाया। सिद्धार्थ ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। मैं पहले ही एक जाल में फंस चुका हूं, अब दूसरे जाल में क्यों फंसूंगा? मेरे पास तो चारा भी नहीं है। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? चलो चलें, कुत्ते पर ध्यान न दें। सिद्धार्थ ने सभी को नमस्ते कहा और बाहर चला गया। वह जानवरों की आग को परिष्कृत करने के लिए वापस जाने की जल्दी में था और उसके पास उनके साथ बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। अपने चरित्र के साथ आप अभी भी तीसरी राजकुमारी से शादी करने का सपना देखते हैं। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप हंस का मांस खाने का सपना देखने वाले मेंढक न बने। आप सिर्फ एक कचरा हैं। क्या आप इसके लायक नहीं हैं? हुआंगशांग ने जब देखा कि सिद्धार्थ जाने वाला था तो वह मुस्कुराया। सिद्धार्थ का शरीर अचानक जम गया। इस हुआंगशांग ने उसे सचमुच क्रोधित कर दिया। उसे पता ही नहीं चला कि कब चू याओ उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी और वह कभी भी दूसरों को उस पर हावी नहीं होने देगा। हालांकि भले ही वह गुस्से में था, लेकिन सिद्धार्थ अभी भी हुआंगशांग का सामना नहीं करना चाहता था। वह पर्याप्त आश्वस्त नहीं था, इसलिए वह बाहर चला गया। मैं उससे मिलने जाऊंगा। शीफेंग ने अचानक ठंडी सांस ली और सीधे अखाड़े की ओर भाग गया। सिद्धार्थ चौंक गया और उसने शीफेंग को खींचने के लिए जल्दबाजी की, लेकिन शीफेंग बहुत तेजी से आगे बढ़ गया और शीफेंग के मंच पर कूदने से पहले सिद्धार्थ उसे पकड़ने में असफल रहा। हुआंगशांग, अपना मुंह संभालो। सिद्धार्थ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका तुम अपमान कर सको। शीफेंग ने सख्ती से हुआंगशांग की ओर इशारा करते हुए कहा। शीफेंग को मंच पर जाते देख हुआंगशांग की आंखें चमक उठीं और उसके मुंह के कोने पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। हालांकि आप इस सत्र के पहले योद्धा हैं, लेकिन आप मेरी 10 चालों का भी सामना नहीं कर सकते। बेहतर होगा कि आप नीचे चले जाएं और खुद को शर्मिंदा न करें। बहुत घमंडी। धत तेरी की। शीफेंग, उसे नीचे गिरा दो। शीफेंग ने अभी अभी पहला योद्धा खिताब जीता था और उसकी बहादुरी ने अनगिनत लोगों को उसकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया था। अब दाजिया के लोगों को शीफेंग का अपमान करते देखना फेंगमिन की पूरी युवा पीढ़ी का अपमान था। शीफेंग, यहाँ नीचे आओ। सिद्धार्थ पहले ही अखाड़े के किनारे पर पहुंच गया था और शीफेंग पर चिल्लाने लगा। देखा, वह तुम्हें नीचे जाने के लिए बुला रहा है क्योंकि उसे डर है कि तुम्हें चोट लग जाएगी। तो बस नीचे चले जाओ। हुआंगशांग ने भी शांति से सलाह दी, लेकिन उसके शब्द गाली से ज्यादा क्रोध पैदा करने वाले थे। सिद्धार्थ, मैं उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूं, शीफेंग ने कहा। यह एक जाल है। यदि तुम उसके साथ प्रतिस्पर्धा करते हो तो तुम मेरे भाई नहीं हो। सिद्धार्थ ने गुस्से से कहा। वह मेरा अपमान कर सकता है, लेकिन वह तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी हो, मुझे आज उससे मुकाबला करना ही है। मैं आज तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। शीफेंग ने अपने सामने खड़े हुआंगशांग को देखा और कहा, अपना कदम बढ़ाओ। हुआंगशांग ने शीफेंग की ओर देखा, सिर हिलाया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उससे ज्यादा सक्षम होगे। तुम्हारे साहस की खातिर अगर तुम मेरी 10 चालों का सामना कर सको तो तुम जीत जाओगे। अभिमानी। शीफेंग क्रोधित हो गया। वह दहाड़ा और उसका खून खौल उठा।
उसने रिंग पर अपना पैर पटका, हुआंग शांग के सामने दौड़ा और एक मुक्का मारा। इस मुक्के ने शी फेंग की सारी ताकत को संघनित कर दिया और तेज हवा सीटी बजाती हुई आकाश को चीरती हुई चली गई। इसे दर्जनों फीट दूर से भी स्पष्ट रूप से सुना जा सकता था। अच्छा, शी फेंग के शक्तिशाली मुक्के को देखकर लोग खुश हो गए, लेकिन सिद्धार्थ मन ही मन चिंतित था। टकराना। शी फेंग के अजय पंच को रोक दिया गया। हुआंग शांग ने एक हाथ से शी फेंग की मुट्ठी को रोक दिया और दूसरे हाथ को उसकी पीठ के पीछे रख दिया और उसका पूरा शरीर बिल्कुल भी नहीं हिला। क्या? हर कोई आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। शी फेंग का मुक्का इतना शक्तिशाली था कि वह हुआंग शांग को हिला भी नहीं सका। एक पल के लिए तो सबके दिल दहल गए। क्या आपकी ताकत इतनी ही है? हुआंग शांग ने अपना सिर हिलाया, उसके मुंह के कोने पर तिरस्कार का भाव झलक रहा था। शी फेंग का मूल आश्चर्य एक पल में उग्र क्रोध में बदल गया। अपनी मुट्ठी वापस लेने का इंतजार किए बिना उसने हुआंग शांग के निचले पेट पर जोरदार लात मारी और उसी समय उसका दाहिना हाथ हुआंग शांग के गले की ओर मुड़ गया। यह एक ही चाल में दोहरा आक्रमण था, जिसमें पहले पैर बाहर आया। सामान्य तौर पर हुआंग शांग को इससे बचने के लिए अपना पेट पीछे खींच लेना चाहिए था, लेकिन शी फेंग का दूसरा हाथ उसके गले को जकड़ सकता था। यह बहुत ही चतुराईपूर्ण कदम था। हालांकि शी फेंग को उम्मीद नहीं थी कि हुआंग शांग चकमा नहीं देगा। जब शी फेंग ने किक मारी तो हुआंग शांग ने भी किक आउट किया और अविश्वसनीय रूप से तेज गति से वह पहले पहुंचा। बैंग! हुआंग शांग ने शी फेंग के घुटने पर जोरदार लात मारी। शी फेंग को अपने घुटने में तेज दर्द महसूस हुआ और अचानक उसकी छाती पर हथेली से चोट लगी। शी फेंग 3 कदम पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उन्होंने पाया कि उनका दाहिना घुटना अब ठीक से हिलने में सक्षम नहीं था। इससे पहले कि वह संभल पाता, हुआंग शांग उसके पास आ चुका था। बुरा नहीं है। अगर आप इसे नहीं पकड़ सकते तो आप कभी भी हार मान सकते हैं। हुआंग शांग ने बिना अपनी गति धीमी किए यह बात कही। उसने अपना हाथ बढ़ाया और सीधे शी फेंग के गले की ओर बढ़ गया। शी फेंग चौंक गया और उसने पंजे को रोकने के लिए जल्दी से एक मुक्का मारा। बैंग! शी फेंग की मुट्ठी अभी बाहर फेंकी ही गई थी जब इसे हुआंग शांग के बड़े हाथ ने पकड़ लिया और अचानक एक बड़ी ताकत आई। हल्की सी दरार की आवाज के साथ शी फेंग का एक हाथ वास्तव में टूट गया था। ओह, माफ करना। मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा बल प्रयोग कर लिया। हुआंग शांग ने क्षमा प्रार्थी भाव से मुस्कुराया, लेकिन उसकी हथेली बिल्कुल भी नहीं रुकी और उसने फिर से थप्पड़ मारा। इस समय शी फेंग का एक पैर हिलने में असमर्थ था और उसके लिए पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी थी। हुआंग शांग ने उसके कंधे पर थपथपाया। एक अजीब सी ताकत आई और शी फेंग को अपनी छाती में जकड़न महसूस हुई, मानो 1000 पाउंड का पत्थर उसे दबा रहा हो। उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और वह एक भी सांस नहीं ले पा रहा था। इस समय उसे अंततः एहसास हुआ कि उसके और हुआंग शांग के बीच ताकत का एक बड़ा अंतर था। वह बोलना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वह अब और नहीं बोल सकता। शी फेंग, अगर आप टिक नहीं सकते तो आप किसी भी समय हार मान सकते हैं। हुआंग शांग थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें उदास ठंड से भरी थीं और उसने अपनी हथेली से शी फेंग की छाती पर थप्पड़ मारा। एक जोरदार धमाके के साथ शी फेंग उछला, उसके मुंह से खून निकला और वह मंच की ओर उड़ गया। सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। एक आकृति ने हल्के से छलांग लगाई और शी फेंग को पकड़ लिया। सिद्धार्थ ने देखा कि शी फेंग की घुटने की हड्डियां टूट गई थीं, उसकी बाहें टूट गई थीं और आखिरी हथेली के प्रहार ने उसकी मेरिडियन को तोड़ दिया था, जिससे वह लगभग अपंग हो गया था। पूरे स्थान पर सन्नाटा छा गया। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि शी फेंग, जो अभी तक इतना बहादुर और अजेय था, इतनी जल्दी और बुरी तरह से पराजित हो जाएगा। भाई शी फेंग, वह बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति वाला है। उसने वास्तव में मेरे वार को सीधे झेला। मैं वास्तव में माफी चाहता हूं। हुआंग शांग मंच पर खड़ा था, सिद्धार्थ और अन्य लोगों को देख रहा था, असहायता से अपने हाथ फैलाते हुए बोला। हालांकि उसकी आंखों की गहराई में सिद्धार्थ ने उपहास, तिरस्कार और गहरी अवमानना देखी। जैसा कि कहावत है, मुट्ठी और पैरों की कोई आंख नहीं होती। अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो आप केवल खुद को दोषी ठहरा सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई योग्यता नहीं होने के बावजूद आप दिखावा कर रहे हैं। यह बहुत अच्छा है कि आपको पीट पीट कर नहीं मारा गया। वेई कैंग ने अपना सिर हिलाया। चुप रहो, बूढ़े बिगड़ैल। सिद्धार्थ ने अचानक दहाड़ लगाई, जिससे सभी दिशाएं हिल गईं और एक मजबूत हत्या का इरादा उठ खड़ा हुआ, जिससे लोगों के दिल कांप उठे।
यहाँ तक कि जो मार्क्विस वर्षों से लड़ रहे थे, उनके दिलों में भी धड़कन बढ़ गई और वे स्तब्ध रह गए। सिद्धार्थ ने शीफेंग को एक उपचार की गोली दी, धीरे धीरे मंच पर चला गया, मंच पर हुआंग शांग को देखा और बर्फ की तरह ठंडी आवाज में कहा, आप मुझे अपने साथ द्वंद्वयुद्ध करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं, है ना? अब आप जो चाहें कर सकते हैं। सिद्धार्थ हत्या की मंशा से भरा हुआ था। उसे यह नहीं मालूम था कि जब वह क्रोधित था तो उसके पैरों के नीचे पवन महल तेजी से दौड़ रहा था। जो मूलतः एक अव्यवस्थित क्षेत्र था, वह धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, ऐसा लगने लगा कि कुछ शक्ति अपर्याप्त थी और यह धीरे धीरे अपनी मूल स्थिति में लौट आई। सिद्धार्थ ने अपना सिर घुमाया, जिया चांगफेंग को देखा, उसकी नाक की ओर इशारा किया और कहा, जिया चांगफेंग, तुम कछुए कमीने, बस मेरा इंतजार करो। रानी विधवा, मैं हुआंग शांग को जीवन मृत्यु की लड़ाई के लिए चुनौती देना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आप मुझे अनुमति देंगी। लांग चेन का अंतिम वाक्य रानी डोवगर से कहा गया था। एक क्षण के लिए पूरा दृश्य मानो ठहर गया हो। सिद्धार्थ। चू याओ ने गुस्से में सिद्धार्थ को देखा और अपने दिल में घबराहट महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। उसने पहले कभी सिद्धार्थ को इतना गुस्से में नहीं देखा था और उसका दिल दुखने लगा। महारानी माँ, जीवन और मृत्यु का द्वंद्व जिसमें जुनून कूट कूट कर भरा हो, यही मनुष्य का सच्चा स्वभाव है। मुझे लगता है कि इस तरह की कार्रवाई का समर्थन किया जाना चाहिए। यह देखकर कि सिद्धार्थ इतना क्रोधित था कि उसने वास्तव में हुआंग शांग को जीवन मृत्यु के द्वंद्व के लिए चुनौती दी थी, वेई कैंग बहुत खुश हुए बिना नहीं रह सका। इस द्वंद्वयुद्ध के साथ वह अपनी पशु अग्नि वापस ले सकता था। क्योंकि यह जीवन मरण की लड़ाई है, इसलिए मरने वाला और सारी लूट विजेता की होती है। रानी माँ कुछ शर्मिंदा हुई और उन्होंने मास्टर युनकी की ओर देखा, जिन्होंने भी गंभीर भाव से सिद्धार्थ को देखा। कृपया मेरी मदद करें, गुरुजी, सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। मास्टर युनक्यू ने आह भरते हुए कहा, इस मामले पर निर्णय रानी माँ ले सकती हैं। यह सिद्धार्थ द्वारा शुरू की गई चुनौती है और गिल्ड को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इसे स्वीकृति दें। रानी माँ के आदेश के कारण कोई भी खुशी नहीं मना सका। यह अब कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बल्कि मौत तक की खूनी लड़ाई थी। जिया चांगफेंग को अभी अभी सिद्धार्थ ने डांटा था, लेकिन वह बिल्कुल भी नाराज नहीं था। उसे किसी मृत व्यक्ति पर क्रोधित होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह जाल बहुत आसानी से चला गया। मूलतः हुआंग शांग गलती से सिद्धार्थ को मारने की योजना बना रहा था। अब जब निर्णायक लड़ाई शुरू हो गई है, तो वह खुलेआम सिद्धार्थ को मार सकता है और अपनी नफरत को दूर कर सकता है। चू याओ ने चेहरे पर चिंता भरी नजर से सिद्धार्थ को देखा। हुआंग शांग ने शीफेंग को ऐसे हराया जैसे यह बच्चों का खेल हो। वह स्पष्टतः एक अत्यंत शक्तिशाली और भयानक प्रतिद्वंद्वी था। मंच के नीचे मौजूद लोग पहले तो बेहद निराश थे क्योंकि सिद्धार्थ ने लड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब सिद्धार्थ ने बेशर्मी से जिंदगी मौत की लड़ाई शुरू कर दी, जिसने सभी को चौंका दिया। कुछ लड़कियों ने अपने होठों को अपने हाथों से ढक लिया, उनकी आंखें प्रशंसा से भरी थीं। सिद्धार्थ द्वारा प्रदर्शित जंगलीपन ने उनके दिलों को गहराई से छू लिया। हुआंग शांग ने चेहरे पर व्यंग्य के भाव के साथ सिद्धार्थ को देखा, अगर तुम सुबह आते तो तुम्हारा दोस्त ठीक रहता। तुम वास्तव में एक मतलबी व्यक्ति हो। सिद्धार्थ कुछ नहीं बोला, लेकिन चुपचाप वहीं खड़ा रहा। उसका पूरा शरीर एक जानलेवा आभा से भर गया। तुम्हारी आंखों में जो भाव है वह मुझे बहुत परेशान करता है। मैंने पहले तुम्हारी आंखें निकालने का फैसला किया। हुआंग शांग ने अचानक अपने पैर हिलाए और एक भूत की तरह सिद्धार्थ के सामने प्रकट हुआ। उसकी गति इतनी तेज थी कि यह चौंकाने वाला था। यह उस समय से भी अधिक तेज था जब उसने शीफेंग के साथ लड़ाई की थी। बाहर निकलो की जोरदार आवाज सुनाई दी, जो वसंत ऋतु की गड़गड़ाहट की तरह थी, जिससे पूरा क्षेत्र हिल गया। चिल्लाने के बाद एक आकृति पीछे की ओर उड़ गई। सभी लोग आश्चर्य से मंच की ओर देखने लगे। सिद्धार्थ ने मुक्का मारने की मुद्रा बनाए रखी। हुआंग शांग 5 मीटर दूर खड़ा होकर हैरानी से सिद्धार्थ को देख रहा था। क्या हुआ? मैंने भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि सिद्धार्थ ने हुआंग शांग को एक ही मुक्का मारकर गिरा दिया। श्रोताओं में खूब चर्चा हुई। फैटी यू और अन्य लोगों ने सबसे पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की और खुशी मनाई, और अन्य लोग भी खुशी मनाने लगे। सिद्धार्थ ने दर्शकों की जय जयकार पर ध्यान नहीं दिया और हुआंग शांग को ठंडे भाव से देखा। अगर मैं तुम्हें आज जिंदा जाने दूं तो मुझे सिद्धार्थ नहीं कहा जाएगा। बूम! अचानक सिद्धार्थ की आभा फूट पड़ी, जिससे जगह कांपने लगी। भयावह वायु तरंगें सभी दिशाओं में फैल गईं और दूर चली गईं, जिससे हर किसी का रंग तुरंत बदल गया। क्या
यहाँ तक कि राजकुमार और कुलीन लोग भी शांत नहीं बैठ सके। जब सिद्धार्थ ने अपनी आभा बिखेरी तो उसके पीछे 7 चक्रवात तैरते हुए दिखाई दिए। वह केवल क्यू गैदरिंग के 7वें स्तर पर है। सिद्धार्थ ने कई बार दूसरों के साथ लड़ाई की थी, लेकिन उसने कभी भी अपनी साधना का स्तर नहीं दिखाया। कुछ लोगों ने मन ही मन अनुमान लगाया कि सिद्धार्थ बहुत समय पहले ही रक्त जमने की अवस्था में प्रवेश कर चुका था, लेकिन वह बस इसे सहन कर रहा था। हालांकि इस समय सिद्धार्थ ने जो आभा बिखेरी वह स्पष्ट रूप से क्यूई गैदरिंग के 7वें स्तर पर ही थी। हालांकि 7वें आसमान की आभा इतनी प्रबल कैसे हो सकती है? किसी ने सबसे पहले यह नोटिस किया कि कुछ गड़बड़ है। सिद्धार्थ की आभा बहुत भयानक थी और यह 7वें स्वर्ग की आभा की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। वेई कैन, जिया चांगफेंग और अन्य लोग भी आश्चर्यचकित थे। यह पहली बार था जब उन्होंने ऐसी बात सुनी। धमाका! सिद्धार्थ के पैरों के नीचे एक जोरदार धमाका हुआ और ठोस अखाड़ा हिल गया। वह पहले ही प्रकाश की धारा में बदल चुका था और हुआंगशांग की ओर दौड़ पड़ा। एक मुक्का मारा गया और एक तेज हवा चली जो आकाश और धरती को भरते हुए एक विशाल हथौड़े की तरह हुआंगशांग की ओर टूट पड़ी। हुआंगशांग ने ठंडी सांस ली, उसका शरीर कांप उठा, उसका खून उमड़ पड़ा, जिससे जगह थोड़ी विकृत हो गई और उसने एक मुक्का भी मारा। एक गगनभेदी धमाके के साथ दोनों मुट्ठियां जोर से टकराईं और हवा की लहरें एक दूसरे पर चढ़ गईं और सभी दिशाओं में बह गईं। बूम बूम बूम! सिद्धार्थ की मुट्ठियां पहाड़ जितनी मजबूत थीं। लगातार 3 घूंसे तूफान की तरह हिंसक ढंग से निकले। हुआंगशांग का चेहरा बदल गया और वह दहाड़ उठा और अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला किया। एक जोरदार बूम के साथ 100 मीटर की त्रिज्या वाला अखाड़ा 2 लोगों की शक्ति का सामना नहीं कर सका और विस्फोट हो गया। लकड़ी के टुकड़े हर जगह उड़ गए, जिससे हर कोई आश्चर्य में चिल्ला उठा। धमाका! फिर एक जोरदार धमाका हुआ और 2 लोग ढह चुके मैदान पर एक दूसरे को घूरते हुए दिखाई दिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने कुशल होगे। हुआंगशांग ने अपने मुंह के कोने को धीरे से पोंछकर वहां लगे खून के धब्बे हटाए। वर्तमान सिद्धार्थ एक मानवरूपी राक्षस था जिसमें भयानक ताकत थी। हुआंगशांग अचानक चौंक गया और उसे हल्की चोट भी आई। ऐसी कई चीजें हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते और मेरे पास सिर्फ 2 तरकीबें नहीं हैं। तुम्हें कभी भी मेरे विश्वासपात्र और भाई का इस्तेमाल करके मुझे भड़काना नहीं चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं पागल हो जाऊंगा। एक बार मैं पागल हो जाऊंगा तो मैं खुद से भी डर जाऊंगा, सिद्धार्थ ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, तुम बहुत घमंडी हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं बस इतना ही कर सकता हूं? आज मैं तुम्हें कुएं के मेंढक को दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। टकराना! हुआंगशांग जोर से चिल्लाया और उसके पूरे शरीर की आभा ऊपर उठ गई। जो आभा मूलतः रक्त जमाव के 4थे स्तर पर थी वह तेजी से बढ़ने लगी। 5वां स्वर्ग, 6ठा स्वर्ग, 7वां स्वर्ग। मास्टर युनक्यू का चेहरा बदल गया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि हुआंगशांग ने वास्तव में अपनी साधना को छुपाया और रक्त जमावट के अंतिम चरण में एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। रक्त जमावट के 3रे और 4थे स्तर एक बड़ी बाधा हैं और यही बात 6ठे और 7वें स्तर के लिए भी सत्य है। एक बार यह बाधा पार हो जाने पर युद्ध शक्ति में काफी सुधार हो जाएगा। यही कारण है कि रक्त जमावट चरण के बाद ताकत की गणना मूल रूप से प्रारंभिक, मध्य और बाद के चरणों के संदर्भ में की जाती है। इस समय हुआंगशांग रक्त जमावट के 7वें स्तर की ताकत के साथ फट गया। उसके शरीर में रक्त ज्वार की तरह उमड़ रहा था, जिससे लोग उदास हो रहे थे। लड़के उठो, तुम्हारी मौत आ गई है। हुआंगशांग चिल्लाया। उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव प्रकट हुआ और उसने अपना बड़ा हाथ खोला, सिद्धार्थ के सामने तैरा और उसे एक हथेली से नीचे पटक दिया। सिद्धार्थ का दिल कांप उठा। निःसंदेह उनका अंतर्ज्ञान सही था। हुआंगशांग ने अपनी साधना छुपा ली थी। अब असली लड़ाई थी। मूल रूप से सिद्धार्थ अभी हुआंगशांग से लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन सिद्धार्थ पहले से ही गुस्से से पागल था। यदि वह संघर्ष न करे तो वह अपने हृदय में उपस्थित बाधा को पार नहीं कर सकेगा। हुआंगशांग को अपने चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ, जैसे कि वह किसी चींटी को देख रहा हो, उसे हथेली से थप्पड़ मारते हुए देखकर सिद्धार्थ क्रोधित हो गया और उसके डेंटियन में 7 चक्रवात पूरी शक्ति से चल रहे थे और उसने एक मुक्का मारा। एक जोरदार धमाके के साथ सिद्धार्थ को लगा कि कोई बहुत बड़ा बल आ रहा है, मानो उसे किसी तेज दौड़ते हुए बैल ने टक्कर मार दी हो और वह एक पल में पीछे की ओर उड़ गया। टकराना! उसके पीछे टूटा हुआ एरिना बोर्ड, जो मोटाई में 1 फुट से अधिक मोटा था,
सिद्धार्थ द्वारा सीधे भेद दिया गया और जमीन पर गिरने से पहले कई फीट दूर उड़ गया। वह बेहद शर्मिंदा लग रहा था। कितनी प्रबल शक्ति है! मध्य और अंतिम चरण के बीच का अंतर कितना बड़ा है! सिद्धार्थ चौंक कर जमीन से उठ खड़ा हुआ। जब वह पहली बार हुआंगशांग से मिले तो उन्होंने केवल रक्त जमावट के चौथे स्तर की खेती का स्तर दिखाया। उस समय सिद्धार्थ ने पाया कि वह उसका विरोध करने में बिल्कुल भी असमर्थ था। प्रारंभिक और मध्य चरणों के बीच के अंतर को देखकर वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। जब उन्होंने जुइन टॉवर के शीर्ष पर बाजी मेई को अपने हाथ में पकड़ लिया तो बाजी मेई के पास विरोध करने का कोई मौका नहीं था। आपको यह जानना होगा कि रक्त जमावट के प्रारंभिक चरण में बाजी मेई एक मजबूत व्यक्ति थे। अब सिद्धार्थ ने 7 चक्रवातों को संघनित कर दिया है और उसकी लड़ाकू शक्ति पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है, लेकिन वह अभी भी हुआंगशांग से पूरी तरह से पराजित है, जो रक्त जमावट के अंतिम चरण में है। तुम जैसे हारे हुए व्यक्ति, फिर भी तुम में मुझे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देने की हिम्मत है। तुम दूसरों के लिए खड़े होने की हिम्मत रखते हो। तुम हंस का मांस खाने की कोशिश करने वाले मेंढक बनने की हिम्मत रखते हो। यह वाकई हास्यास्पद है। हुआंगशांग धीरे धीरे सिद्धार्थ की ओर बढ़ा और उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। तुम्हारे जैसे लोग मेरे साथ इस दुनिया में रहने के लायक नहीं हैं। मुझे तुम्हें खत्म कर देना चाहिए। नहीं, चू याओ यह देखकर चिल्लाया और बाहर भागने ही वाला था। इतना अहंकार मत करो। यह जीवन मरण की लड़ाई है और कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राजमाता का चेहरा काला पड़ गया और वह सख्ती से चिल्लाईं। उसी समय दर्जनों गार्ड चू याओ के सामने आ गए। वे सभी पहरेदार माहिर थे और चू याओ के पास उनसे बच निकलने का कोई मौका नहीं था। बच्चे पहले बैठ जाओ, तुम इसे रोक नहीं सकते, मास्टर युनकी ने धीरे से कहा। मास्टर कृपया सिद्धार्थ को बचा लीजिए, चू याओ ने आंसू बहाते हुए विनती की। चिंता मत करो, मैं सिद्धार्थ को बचाऊंगा, भले ही इसका मतलब मेरी प्रतिष्ठा का बलिदान करना हो, मास्टर युनक्यू ने हल्की मुस्कान के साथ धीमी आवाज में कहा। चू याओ ने जब मास्टर युनक्यू की बात सुनी तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। मास्टर युनक्यू ने आगे कहा, आइए इंतजार करें और देखें। सिद्धार्थ कोई लापरवाह व्यक्ति नहीं है। उसके पास अपना खुद का तुरुप का पत्ता होना चाहिए। चू याओ ने सिर हिलाया। यद्यपि वह उसे लंबे समय से नहीं जानती थी, लेकिन उसकी धारणा में सिद्धार्थ हमेशा बहुत विश्वसनीय रहा था। हालांकि वह नहीं जानती थी कि अचानक उसका दिल क्यों उलझन में पड़ गया था। अभी अभी उसकी हरकतों के बारे में सोचते हुए, जिन्हें सबने देखा था, उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। जिया चांगफेंग, जो यह देखकर काफी शांत हो गया था कि सिद्धार्थ की मौत निश्चित थी, अचानक क्रोधित हो गया जब उसने देखा कि चू याओ सिद्धार्थ के बारे में इतना चिंतित था। वह चिल्लाया, हुआंगशांग, बकवास बंद करो और उसे मार डालो। जिया चांगफेंग का आदेश सुनकर हुआंगशांग पहले ही सिद्धार्थ के करीब चला गया था और आह भरते हुए बोला, बेटा, मरने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। अपने अगले जन्म में अपनी ताकत को स्पष्ट रूप से देखना। कुछ लोग हैं जिन्हें तुम अपमानित नहीं कर सकते। हुआंगशांग ने अपनी बात समाप्त करने के बाद व्यंग्य किया और लांग चेन को अपनी हथेली से थप्पड़ मारा। हालांकि यह हथेली मौन थी और उसके हाथ की हथेली पर एक पीला भूरा रंग दिखाई दिया, जो स्पष्ट रूप से एक उन्नत युद्ध कौशल था। वहां उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। हुआंगशांग रक्त जमावट के अंतिम चरण में एक शक्तिशाली योद्धा था। अपने युद्ध कौशल का उपयोग किए बिना भी उसकी युद्ध शक्ति पहले से ही असीम थी। इस हथेली के प्रहार से सिद्धार्थ निश्चित रूप से मर जाएगा। कुछ लड़कियों ने पहले ही दर्द के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वे नहीं चाहती थीं कि सिद्धार्थ का खून मौके पर बिखरा हुआ दिखे। हालांकि सिद्धार्थ बिल्कुल भी घबराया नहीं और हल्के से कहा, एक मरता हुआ आदमी भी अच्छा बोलता है। तुम सही हो। अपनी ताकत को स्पष्ट रूप से देखो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तुम अपमानित नहीं कर सकते। हुश! हुआंगशांग ने उसे थप्पड़ मारा और सिद्धार्थ ने उसे मुक्का मारा। जिस समय सिद्धार्थ ने मुक्का मारा, सिद्धार्थ के पैरों के नीचे स्थित फेंगफू सितारा तेजी से चलने लगा और एक सूक्ष्म ऊर्जा उसके डेंटियन में भेजी गई। 7 चक्रवात, जो मूलतः धीमी गति से घूम रहे थे, अचानक 10 गुना विस्तारित हो गए तथा पवनचक्कियों की तरह तेजी से घूमने लगे। उस क्षण अनंत ऊर्जा तुरंत ही विशाल महासागर की तरह शरीर में बह गई। बूम! मुट्ठियां और हथेलियां टकराईं और हवा में लहरें उठीं। इस ध्वनि से सभी दिशाएं हिल गईं और पूरा चौक स्तब्ध रह गया। भयावह शक्ति फैलकर चारों ओर फैल गई। तेज हवा के कारण आसपास के लोग स्थिर खड़े नहीं रह सके और वे एक एक करके पीछे हट गए। युवक युवतियां अपने चेहरे पर भय के भाव देखे बिना नहीं रह सके।
उन्होंने इससे पहले कभी इतनी भीषण लड़ाई नहीं देखी थी और इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। क्या यह सचमुच मानव की शक्ति है? जब तेज हवा से उठी धूल धीरे धीरे छंट गई तो मूल रूप से टूटा हुआ अखाड़ा अब पहचाना नहीं जा सकता था। चारों ओर टूटी हुई लकड़ियां बिखरी हुई थीं। बीच में तेज हवा के बाद एक खाली जगह दिखाई दी। खाली चौकोर जमीन जो मूल रूप से ठोस पत्थर की पट्टियां थी, अब मकड़ी के जाले जैसी दरारों से ढकी हुई थी। दोनों आकृतियां वहीं खड़ी थीं, उनकी मुट्ठियां और हथेलियां अभी भी एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। सिद्धार्थ की आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। वह गौर से हुआंग शांग को देख रही थी। इस समय हुआंग शांग का चेहरा सदमे से भर गया। उसने सिद्धार्थ पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन वह उसे हिला नहीं सका। सिद्धार्थ की मुट्ठी से लगातार आती शक्ति को महसूस करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कोई उग्र समुद्र हो, बिल्कुल अंधी। हुआंग शांग ने पहले ही अपनी सारी ताकत लगा दी थी, लेकिन वह अभी भी सिद्धार्थ को मारने में असमर्थ था। सिद्धार्थ की शक्ति एक अथाह गड्ढे की तरह थी और पहली बार उसे थोड़ा डर महसूस हुआ। इस समय जिया चांगफेंग और वेई कैंग अचानक खड़े हो गए। उनके चेहरे भय से भर गए। सिद्धार्थ की युद्ध शक्ति उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। यह कैसे संभव है? जिया चांगफेंग का चेहरा बदल गया। क्यूई गैदरिंग के 7वें स्तर पर एक बच्चा इतनी भयानक शक्ति के साथ कैसे उभर सकता है कि वह वास्तव में रक्त जमावट के अंतिम चरण में एक मजबूत आदमी से प्रतिस्पर्धा कर सकता है? वहां उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। यहां तक कि आमतौर पर शांत रहने वाले मास्टर युनकी की आंखों में भी आश्चर्य के भाव थे। चू याओ का सुंदर चेहरा आश्चर्य से भर गया। स्वर्ग से उतरते देवता के समान प्रतीत होने वाली उस आकृति को देखकर उसकी सुंदर आंखें कोमलता से भर गईं। फैटी यू और अन्य लोग उत्साह से कांप रहे थे। हालांकि वे अभी अभी कठोर हो गए थे। रक्त जमावट के अंतिम चरण में एक शक्तिशाली योद्धा का सामना कर रहे थे। उन्होंने वास्तव में सोचा था कि सिद्धार्थ आज मरने वाला है। भाई लांग कितना सुंदर! इस समय शी फेंग, जो कोमा में था, सिद्धार्थ के अमृत की मदद से जाग गया था, लेकिन उसके पूरे शरीर में कई फ्रैक्चर थे और वह हिलने डुलने में असमर्थ था, इसलिए उसे बंदर ने सहारा दिया। खेत में सिद्धार्थ को देखते हुए उसकी आंखें खून के प्यासे हत्यारे देवता की तरह जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं। वह भावुक हो गया और साथ ही बेहद शर्मिंदा भी हुआ। चाहे वह कितना भी मूर्ख क्यों न हो, वह देख सकता था कि यह एक साजिश थी, सिद्धार्थ के खिलाफ एक साजिश। दूसरे पक्ष ने सावधानीपूर्वक बिछाए गए जाल में सिद्धार्थ को सफलतापूर्वक फंसाने के लिए स्वयं का उपयोग किया। सिद्धार्थ जानता था कि यह एक जानलेवा जाल था, लेकिन फिर भी वह बिना किसी हिचकिचाहट के इसमें कूद गया, जिससे शी फेंग, जो एक सख्त आदमी था, की आंखें नम हो गईं। एक जोरदार धमाके के साथ सिद्धार्थ जोर से चिल्लाया और एक अजय बल ने हुआंग शांग को कई फीट पीछे धकेल दिया। हुआंग शांग, अगर मैं आज तुम्हें 5 कदम चलने के भीतर खून नहीं बहा सका तो मैं, सिद्धार्थ, कल सूरज नहीं देख पाऊंगा। सिद्धार्थ की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वह पाताल लोक से आ रही हो, जिसमें खुलेआम जानलेवा इरादा था, जिसने मौसम बदल दिया और लोगों के दिलों को कांपने पर मजबूर कर दिया। हालांकि आप बहुत ताकतवर हैं, लेकिन लोगों को मारना केवल ताकत पर निर्भर नहीं करता है। हुआंग शांग ने अपने चेहरे पर आश्चर्य छिपाते हुए व्यंग्य किया। हालांकि एक बात में तुम सही हो, तुम कल सूरज नहीं देख पाओगे, क्योंकि आज रात तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। हुआंग शांग के शब्दों ने आखिरकार सभी को जगा दिया। उनकी लड़ाई कोई अचानक आवेग नहीं थी, बल्कि सिद्धार्थ के खिलाफ एक साजिश थी। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली, धीरे से मुट्ठी फैलाई और उसका पूरा शरीर बिना हवा के हिलने लगा। उसका लंबा लबादा तैर रहा था और काले बाल लहरा रहे थे, मानो युद्ध के देवता ने उस पर कब्जा कर लिया हो। तो फिर आइए एक बार कोशिश करके देखें, हम में से कौन कल का सूरज नहीं देखेगा।